हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय बाद मेरी आवाज़ आपको सुनने को मिल रही होगी। एक्चुअली कई स्टूडेंट्स जो थे उनका कहना था कि सर शैक्षिक जो मूल्यांकन का सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो आप कुछ हिंट दे दें। तो मैं उसी लिए आया हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, तो हो सकता है आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएँ और आसानी से आप इसके बारे में लिख सकें। ठीक है, तो मैं वैसे ही टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चालू करते हैं। ठीक है, शैक्षिक मापन जिसे हम लोग एजुकेशनल मेजरमेंट भी कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है कि शिक्षा में मापन से तात्पर्य छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करने से है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी हम शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो कई चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो किन चीज़ों में अच्छा है, किन चीज़ों में बुरा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मापन करने का कोई तो तरीका निकालते हैं ना। ऐसे थोड़ा ना कह देते कि ये बच्चा बुरा है पढ़ाई में, ये बच्चा अच्छा है पढ़ाई में। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते हैं कि कैसे अच्छा है। उसका एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। ठीक है, कैसे भी टेस्ट ले लेंगे हम, तो उससे क्या होता है, नंबर पता चलते हैं कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं। उससे हम मेजर करते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा बुरा है। ठीक है, किसे कम समझ में आ रहा है, किसे ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो यही क्या होती हैं, ये गणितीय इकाइयों के रूप में जब हम उसे निर्धारित करते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग शैक्षिक मापन कह देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि शिक्षा में मापन से तात्पर्य छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को, ठीक है, उसके अंदर क्या योग्यता है, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं, और उसकी मात्रा को हम क्या करते हैं, गणितीय इकाइयों के रूप में निर्धारित करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, शैक्षिक मापन कहेंगे। यानी कि हम उसे ग्रेड दे रहे हैं या उसे हम नंबर दे रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग शैक्षिक मापन कहते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2016, 17, 18 तीन बार पूछा गया। ठीक है, फिर क्या है कि शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी गुण का वर्णन किया जाता है। ठीक है, उस मान लिया एक बच्चा है आपकी क्लास में, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके किसी गुण का वर्णन कर रहे हैं कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या ये म्यूजिक में बहुत अच्छा है, ये गार्डनिंग में बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मापन कैसे करेंगे कि कैसे अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, उसे ग्रेड दे देंगे कि बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, ठीक है, या वेरी गुड, ठीक है, बेस्ट, ऐसे करके हम उसे क्या कर रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं। या हम क्या कर रहे हैं, गणितीय मापन कर रहे हैं, उसे नंबर दे रहे हैं कि 100 में उसके 99 है, या 100 में ये 90 है इसके। ठीक है, तो ऐसे करके हम मापन कर सकते हैं। तो यही बोला गया है कि शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी गुण का वर्णन किया जाता है। गुण का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है, यानी कि ग्रेड भी हम दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ये सब, या मात्रात्मक, दोनों प्रकार का हो सकता है। मात्रात्मक में नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शैक्षिक मापन का अर्थ है, इसे आप लिख लेंगे आराम से। ठीक है, परिभाषा की अगर हम बात करें शैक्षिक मापन की, तो बहुत ही आसान है, एक ही डेफिनेशन है, यही कई बार पूछी भी जाती है, और इसी को आपको अच्छे से याद भी करना है। अगर नहीं पूछी जाती तो आप इसे आप लिख सकते हैं, नहीं तो कथन में ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो एस एस स्टीवेंस के अनुसार क्या है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हमने क्या किया, कुछ नियम कानून बना रखे हैं। ठीक है, कुछ नियम बनाए रखे हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चों को मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहा गया कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, मैथ में देख रहे हैं कि बच्चा कैसे सवाल को कर रहा है। ठीक है, स्टेप बाइज हम उसके नंबर रख रहे हैं, तो यही जो नियम है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार हम जो नंबर दे रहे हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ये किसने कहा है, तो एस एस स्टीवेंस ने कहा है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, ज़्यादा आपको नहीं याद रखनी, 2-3 पॉइंट्स बहुत हैं। ठीक है, तो पहला है कि आंकिक स्वरूप पाया जाता है मापन में, हम क्या करते हैं, अंक देते हैं, तो ये आंकिक स्वरूप हो जाएगा। मापन जो होता है वो मूल्यांकन में सहायक होता है। मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, मूल्यांकन में हम बच्चे की हर चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, मतलब हर चीज़ पे हम फोकस करते हैं मूल्यांकन में। ठीक है, वो कैसे चीज़ों को पढ़ रहा है, उसे क्या चीज़ समझ में आ रही, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो मूल्यांकन में हमारी चीज़ देखते हैं, लेकिन मापन में हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं उसे, उस चीज़ को माप रहे हैं, वो कितना आगे है, कितने पीछे है। ठीक है, उसे नंबर दे रहे हैं। तो मापन क्या करता है, मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक है, मापन के आधार पर मूल्यांकन भी करते हैं बच्चे का। फिर क्या कि मापन के अंतर्गत किसी वस्तु का मापन ना कर उसकी विशेषता एवं गुण का वर्णन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मापन में सिर्फ वस्तु का मापन नहीं कर रहे हैं, उसकी किसी विशेषता का भी वर्णन कर सकते हैं, किसी गुण का भी वर्णन कर सकते हैं कि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा सा कम अच्छा है, ऐसे करके। ठीक है, मापन क्या है, वस्तु के परिणात्मक होता है, यानी कि इसमें हम मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। ठीक है, इसमें अनंतता की स्थिति पाई जाती है। कभी भी यह नहीं माना जाता कि छात्र की संपूर्ण उपलब्धि का मापन कर लिया गया। ठीक है, तो आप बच्चे का ये तो नहीं कह सकते, जैसे एक एग्जाम लिया आपने, कह दिया इसके 100 में 100 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि आगे हो सकता है और टेस्ट लिए जाए, उसमें बच्चा फेल हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ कंप्लीट हो गई, कि हम इसका कंप्लीट मापन कर चुके हैं, नहीं ये परफेक्ट है तो परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये विशेषता है शैक्षिक मापन की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, फिर शैक्षिक मापन का उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है शैक्षिक मापन का, हम क्यों मार्क्स देते हैं, क्यों ग्रेड देते हैं। ठीक है, तो पहला है
ऑब्जेक्टिव कि शिक्षा व्यू रचना का विकास करना, कि हमें कैसे मतलब शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, कि जो टीचिंग हम कर रहे हैं, जो टीचर टीचिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक रचना करेगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो वो कैसे मापेगा चीज़ों को, कैसे पता करेगा कि कौन बच्चा कैसे अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा कि अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो पढ़ा रहा है टीचर, जो सिखा रहा है चीज़ों को, उसे थोड़ा आसान बनाया जा सके। ठीक है, जिससे शिक्षण जो होगा वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, टीचिंग जो होगी उसकी और अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए भी हम शैक्षिक मापन करते हैं। फिर है कि विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना। अब इसमें होता है कि कई चीज़ें बच्चों को परेशान कर रही होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शैक्षिक मापन करते हैं कि कैसे चीज़ों को और आसान किया जा सकता है और जो बाधक तत्व है उनकी हम पहचान कर सकें। जैसे बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, या कम दिखाई दे रहा है, तो उन चीज़ों का भी हम देख ले रहे हैं कि हाँ बच्चे को इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, इसे आगे बैठाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इन चीज़ों का भी क्या करते हैं, शैक्षिक मापन के द्वारा इन चीज़ों को भी पता लगा लेते हैं। फिर है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। ठीक है, सर्वांगीण विकास में सभी विकास आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, हर तरीके का विकास इसमें आ जाता है। तो ये तो ऐसा पॉइंट है कि आप इसे किसी भी ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। अगर वो छात्रों से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जा रही है और उसमें उद्देश्य पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा लिख देना कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। ये एक पॉइंट है जो कॉमन होता है, सभी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि छात्रों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो व्यक्तिगत आवश्यकता यही हो जाती है कि बच्चा कम सुन पा रहा है, कम देख पा रहा है, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, उसे डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है, तो ये व्यक्तिगत आवश्यकता होती है। तो इसके अनुसार भी हम क्या करते हैं, उन्हें शिक्षण सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो ये शैक्षिक मापन का उद्देश्य है कि क्यों हम शैक्षिक मापन करते हैं। आप शैक्षिक मापन के स्तर देख लेते हैं। तो देखिए लेवल्स कितने हैं एजुकेशन मेजरमेंट के, तो 4 लेवल है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये किसने दिए हैं, सबसे पहले तो ये एसएस स्टीवेंस ने दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि एसएस स्टीवेंस के अनुसार मापन के कितने स्तर हैं, तो 4 स्तर हैं। पहला नामित स्तर, ठीक है, दूसरा आपका क्रमित स्तर, तीसरा है अंतरित स्तर और चौथा है आनुपातिक स्तर। ठीक है, ये चारों जो स्तर हैं आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश भी याद रख लेना। वैसे इंग्लिश में कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि इंग्लिश में सर लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते आप इंग्लिश में, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आपकी कॉपी चेक करेगा उससे इतनी अच्छी इंग्लिश आती हो। ठीक है, उसके अंदर अगर उसने ये सोच लिया कि बच्चे के अंदर एटीट्यूड है, लिखना ही नहीं चाह रहा, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, प्राइमरी वालों को, तो हो सकता है आपके मार्क्स काट ले। तो आपको हिंदी में अच्छे से करना है चीज़ों को। ठीक है, तो हिंदी में ही करना, बस नाम याद रखना इंग्लिश में भी। ठीक है, तो नामित स्तर है, क्रमित स्तर है, अंतरित स्तर है और आनुपातिक स्तर है। अब हम बात करते हैं नामित स्तर की। यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन, यानी कि सबसे निचला स्तर है ये। ठीक है, जो मापन का स्तर है उसमें सबसे निचला क्रम इसी का होता है, नामित स्तर का। यह मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है। ठीक है, किसी गुण के आधार पर हम चीज़ों को बांट दे रहे हैं, जैसे ये पुरुष है, ये महिला है, या हम क्या करें किसी भी क्लास को बांट देते हैं, किसने कला ली है, या हम कह सकते हैं इसने कॉमर्स ली है, या किसी ने आर्ट साइड ली, कॉमर्स ली, मैथ ली, ऐसे करके हम बांट देते हैं। ठीक है, तो यह मापन किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को किसी गुण के अथवा विशेषता के आधार पर हम नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना कि नामित स्तर जो होता है वो सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन होता है। इसमें हम किसी गुण या विशेषता के आधार पर चीज़ों को बांट देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुष में बांटना, विषयों के आधार पर विद्यार्थियों को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य आदि वर्ग में बांटना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नामित स्तर। दूसरा स्तर आता है आपका क्रमित स्तर। यह नामित से कुछ अधिक परिमार्जित होता है, यानी कि नामित से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, इसमें अच्छे से हम थोड़ा डिवाइड करते हैं। यह मापन गुणों के आधार पर होता है, जिसके कारण विभिन्न श्रेणियों में एक निश्चित क्रम होता है। श्रेणी या वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये नामित से ऊपर है क्रमित वाला, इसमें हम क्या करते हैं, गुणों के आधार पर बांट देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, गुणों के आधार पर बांट रहे हैं और विभिन्न श्रेणियों में बांट रहे हैं, जिसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे क्या है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत या कमजोर अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय में बांटना। जैसे हम क्लास में बांटते हैं कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है, कोई औसत है और कोई कमज़ोर है, ऐसे करके बांट देते हैं। या हम क्या करते हैं, ग्रेड दे देते हैं, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, इन चीज़ों को बांटना। तो ये किसका स्तर हो जाता है, ये क्रमित स्तर हो जाता है। तीसरा जो स्तर आता है आपका वो आता है अंतरित स्तर। ठीक है, इंटरवल लेवल। यह नामित एवं क्रमित स्तर से अधिक परिमार्जित होता है, यानी कि नामित और क्रमित दोनों से ही ऊपर होता है। ठीक है, यह मापन गुण की मात्रा अथवा परिमाण के आधार पर होता है। इसमें हम गुण की मात्रा भी देखते हैं, ठीक है, कि क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, और दूसरा परिमाण, दोनों आधार पर हम इसे देखते हैं। इस मापन में गुण की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहे। ठीक है, तो हम एक तरीके से बांटते हैं कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई अंतर मतलब जो भी है चीज़ों में वो बराबर बराबर रहना चाहिए। जैसे हम जो ग्रेड करते हैं, ठीक है, स्कूल में हम क्या करते हैं कि 100 से अगर 80 के बीच में किसी के नंबर होते हैं तो हम सभी को A ग्रेड दे देते हैं। 80 से 60 के बीच में किसी के मार्क्स हैं तो हम उसे B ग्रेड दे देते हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो कौन से स्तर में आता है, वो अंतरित स्तर में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
फिर जो लास्ट स्तर है वो है आनुपातिक स्तर, इसे हम लोग रेशियो लेवल भी कहते हैं। यह मापन का सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है, यानी कि सबसे अच्छा मापन इसी को माना जाता है, आनुपातिक स्तर को। यह मापन द्वारा प्रयुक्त मापन परमाणु को अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें हम जो भी परमाणु आते हैं, जो भी नंबर वगैरह आते हैं, उन्हें हम लोग रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनमें व्यक्त कर सकते हैं। इस मापन में अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य की संकल्पना निहित होती है, यानी कि जो अंतरित मापन हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें तो इसमें देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ शून्य की परिकल्पना भी इसमें निहित होती है, ठीक है। अब परम शून्य क्या होता है, तो वह स्थिति जिस पर कोई गुण पूरी तरीके से अस्तित्व विहीन हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कोई भी गुण जो होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, अस्तित्व विहीन हो जाता है, ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को उनकी लंबाई अथवा भार आदि का मापन करके अंक प्रदान करना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी क्लास में जाते हैं, स्टूडेंट का क्या करते हैं, लंबाई और भार यानी कि वेट का डेटा लेते हैं और उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उन्हें अंक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम शैक्षिक मापन के प्रकार देख लेते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं शैक्षिक मापन के। पहला मानसिक या सामान्यीकृत मापन, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। दूसरा है भौतिक या निरपेक्ष मापन और तीसरा है एब्सेप्टिव मापन, ठीक है। तो 3 तरीके के मापन होते हैं, पहला मानसिक, दूसरा भौतिक और तीसरा एब्सेप्टिव मापन, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला आता है आपका मानसिक मापन, जिसे हम लोग मेंटल मेजरमेंट कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों एवं मनोवृत्ति का मापन किया जाता है। मानसिक से ही समझ में आ रही है चीज़ें कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति के मानसिक गुण जो होते हैं, उनकी आदतें जो होती हैं, मनोवृत्ति जो होती है, उसका हम मापन करते हैं। इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। इससे पता चल जाता है कि बच्चा जो है आगे चल के क्या चीज़ में ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है, उसका ध्यान किस चीज़ में रहेगा, ठीक है। तो मानसिक मापन से पता चल जाता है कि इसकी रुचि किस में नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसके परमाणु की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती, ठीक है। कोई कैसा सोच रहा है, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, जो भी परिणाम होते हैं उनकी व्याख्या हम गणितीय आधार पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मानसिक मापन हो। दूसरा आता है आपका भौतिक मापन, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट। इसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो भौतिक रूप से उपस्थित है उसका मापन करते हैं भौतिक मापन में, ठीक है। तीसरा आता है आपका एब्सेप्टिव मापन। इसमें क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड कैटल ने किया था। किसने किया था एब्सेप्टिव मापन का सबसे पहले प्रयोग, तो इसने किया था रेमंड कैटल ने। ये मानसिक मापन के विपरीत है, ठीक है। जो मानसिक मापन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें व्यक्ति को फोर्स चॉइस दी जाती है और वह व्यक्ति उन्हें वरीयता क्रम प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जबरदस्ती से ये बोला जाता है कि आपको ये चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है, वो चूज़ करेगा, ठीक है। और उसके बाद उन्हें वरीयता जो क्रम होता है वो उसे प्रदान करता है, ठीक है। जैसे उन्हें 4 चीज़ें दे दी, उसे चारों चीज़ें पसंद नहीं है, अब उससे पूछा जाता है कि इसमें आप बताइए कि पहले नंबर पर आप किसे रखना चाहेंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका एब्सेप्टिव मापन, ठीक है। अब शैक्षिक मापन के कार्य देख लेते हैं। तो शैक्षिक मापन जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपने किसी बच्चे का शैक्षिक मापन किया, अब उसके आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा आगे जाके कैसा निकलेगा, ठीक है, होशियार निकलेगा या कमज़ोर निकलेगा। दूसरा हम सलाह देना, कि सलाह दे सकते हैं बच्चे को कि इस क्षेत्र में आप और अच्छा करिए, ठीक है, इसमें आप बुरे हैं, इसमें और अच्छा करिए, जैसे मैथ आपकी कमज़ोर है तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए, इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो हम सलाह दे सकते हैं। निदान करना, ठीक है, बालक की कठिनाइयों का पता लगाना, तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ में कितनी दिक्कत हो रही है, कैसे दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उनका निदान कर सकते हैं। फिर है कि प्रोत्साहित करना, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है, ये भी कार्य होता है शैक्षिक मापन का। फिर है कि पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों में आवश्यक सुधार करना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पाठ्यक्रम है या जो शिक्षण विधि है उनमें सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ये शैक्षिक मापन के कार्य हो जाएंगे। फिर आता है मूल्यांकन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, सिंपल सा पता चल रहा है कि 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों का विवेचन करके उसके बारे में सही निर्णय करना या वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना। यानी कि मूल्यांकन क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। किसी भी मूल्य को देखकर उसे अंकन देना, ये सब क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ भी अगर हम बात करें तो कोई भी विषय है, कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके गुणों को देख रहे हैं, ठीक है, उसके दोषों को देख रहे हैं, क्या चीज़ें उसमें अच्छी, क्या चीज़ें उसमें बुरी हैं, फिर उनका विवेचन कर रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें क्या सही हैं, क्या चीज़ गलत है, फिर उनके बारे में सही गलत का निर्णय कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसे मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है, कि इसे किस लेवल पर रखा जाना चाहिए। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है, ठीक है, क्लियर है। फिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें मूल्यांकन क्या होता है, तो इसका अभिप्राय एक ही चीज़ होती है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है। अर्थात मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो है बताती है कि वांछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है, ठीक है। मतलब कि टीचर के का उद्देश्य था, उसे एक टॉपिक उसने पढ़ाया तो उसका उद्देश्य था कि बच्चों को ये सारी चीज़ें पता चल जानी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, तो वो लास्ट में देखेगा उन चीज़ों को कि बच्चों ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है। तो ये मूल्यांकन कहलाता है।
मूल्यांकन एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। कोई ना कोई आपका मूल्यांकन करता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होता। मापन तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, लेकिन मूल्यांकन हमेशा चलता रहता है। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो कई सारी परिभाषाएं हैं। डांडेकर ने क्या कहा है, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो किन सीमा तक किन जो उद्देश्य रखे गए थे तो कहाँ तक उसने प्राप्त कर लिए, ये डांडेकर ने कहा था। सिंपल से याद रखना कि अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये याद रखना कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया, ये किसने कहा था, डांडेकर ने कहा था। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेना। दूसरा, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए, कक्षा में दिए गए अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रभावशाली ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आ जाए आपका कि यह एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है तो समझ जाना कि एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जैसे 1 नंबर में आएगा अगर ऑप्शनल में तो आप ये कर सकते हैं। विशेषताएं सिंपल हैं, आपको उससे पता चल जाएगी जो डेफिनेशन आपने याद की होगी कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, एक उद्देश्य होता है मूल्यांकन करने का। ठीक है, हमें एक कोई चीज़ पता करनी होती है स्टूडेंट के बारे में, तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो एक उद्देश्य होता है उसका, तो उद्देश्यपूर्ण, व्यापक, जो चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती, और क्रमबद्ध, एक एक करके हम चीज़ों को करते हैं। ठीक है, सीधा मूल्यांकन कहीं से स्टार्ट नहीं कर देते। ठीक है, तो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती है, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है। यह शिक्षण, अधिगम एवं शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि बच्चा आगे जाके कहाँ जाएगा। ठीक, तो मूल्यांकन बहुत जरूरी है। शैक्षिक मापन भी इसी का अंग है, आपको पता है, तो मूल्यांकन तो बहुत जरूरी हो जाता है। मूल्यांकन से किसी छात्र के विषय में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो हम एक सही से भविष्यवाणी कर सकते हैं उसके फ्यूचर के बारे में कि आगे जाके बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, साइंस के क्षेत्र में, ठीक है, या कला के क्षेत्र में। ठीक है, अगर वो अच्छा बोल लेता है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो कला के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा करेगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर है कि मूल्यांकन निदानात्मक होता है, यानी कि मतलब निदानात्मक से मतलब होता है कि समस्या का पता करना। ठीक है, कि हम बच्चों की समस्याओं का पता लगा सकते हैं। उपचारात्मक होता है कि हम उसका उपचार कर रहे हैं। ठीक है, फिर है कि इसका शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट और घनिष्ठ संबंध होता है इसका। ठीक है, क्योंकि शिक्षण उद्देश्यों को ही तो पूरा करना होता है, तो मूल्यांकन से पता चलता है कि शिक्षण उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एक घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि अधिगम की प्रेरणा देना, कि कैसे सिखाना है बच्चों को। ठीक है, तो उसकी प्रेरणा मिलती है। दूसरा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी मिलती है, कि बच्चे जो होते हैं उनकी व्यक्ति की भिन्नताएं, आपको पता है कि कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, 2 बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई सुनने में अच्छा है, कोई देखने में अच्छा है, कोई एक बार में चीज़ों को समझ जाता है, कोई कई बार में भी नहीं समझ पाता, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की भी जानकारी मिलती है। पाठ्यक्रम में सुधार हम कर सकते हैं कि कैसे बच्चों के अनुसार हम पाठ्यक्रम को रखें जो उन्हें चीज़ें समझ में आ जाए। फिर है कि शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, कि शिक्षण जो कर रहे हैं टीचर वो कितना प्रभावशाली है, बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, छात्रों को उपयुक्त निर्देशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मूल्यांकन के क्या है, उद्देश्य हो गए। नोट करने वाली चीज़ क्या है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम क्रियाएं, और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो ये 3 जो है वो प्रमुख अंग है किसके, मूल्यांकन के। नोट करने वाली चीज़ें तो अच्छे से याद रखना कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, इसमें देखो नीचे दिखाया भी गया है, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन, इन तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया। अब अगर मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो मूल्यांकन के क्षेत्र के निम्नलिखित प्रकार, मतलब मूल्यांकन का जो क्षेत्र है उसे हमने कई तरीके से वर्गीकृत किया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो मूल्यांकन के क्षेत्र को हमने क्या करा, 4 भागों में बांट रखा है। पहला शिक्षण यानी कि टीचिंग, दूसरा प्रशासन, तीसरा है निर्देशन एवं परामर्श, और चौथा है भविष्य कथन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे शिक्षण के क्षेत्र में कि मूल्यांकन का क्या मतलब वैल्यू है, क्या रोल है। ठीक है, तो शिक्षण के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, शिक्षण विधियों का पता लगाते हैं कि किन विधियों से पढ़ाना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों इसमें आ जाते हैं। ये शिक्षण के क्षेत्र में क्या है, मूल्यांकन। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू बताएगी कि मूल्यांकन की क्या वैल्यू है शिक्षण के क्षेत्र में। फिर दूसरा प्रशासन के क्षेत्र में अगर हम बात करें इसकी वैल्यू, तो शैक्षिक नीति निर्धारित करते हैं हम लोग। ठीक है, वर्गीकरण करते हैं एवं व्यवस्थापन करते हैं कि बच्चों को वर्गीकृत कर दिया हमने। ठीक है, कि किस हिसाब से उन्हें पढ़ाना है, कैसे ग्रेड के हिसाब से उन्हें बिठाना है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था करते हैं उसकी। परीक्षा एवं मूल्यांकन इसमें आ जाएगा कि कैसे परीक्षा करनी, कैसे मूल्यांकन करना है उनका। प्रमाण पत्रों का वितरण करते हैं हम इसके आधार पर। पाठ पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं और छात्रों का चयन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये प्रशासन के क्षेत्र में इसकी वैल्यू हो गई किसकी, तो आपके मूल्यांकन की। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं। तीसरा था निर्देशन एवं परामर्श, तो विषय व व्यवसाय में चयन हेतु सहायता मिलती है।
ठीक है। तो मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, तो मूल्यांकन जब किसी बच्चे का करते हैं तो हम उसका विषय देख लेते हैं, व्यवसाय बता सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं आगे चलकर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। निदानात्मक कार्य यानी कि पता लगाना छात्रों की क्या समस्याएं, ठीक है, उनके बारे में पता लगा लेते हैं। फिर क्या कि फिर उन्हें परामर्श भी दे सकते हैं अगर हमने उनकी बातों को पता लगा लिया क्या कठिनाइयाँ उन्हें हो रही हैं। फिर है कि शिक्षक प्रशासक आदि को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु परामर्श देना, ठीक है। जो टीचर हैं, जो प्रशासक हैं, हम क्या करेंगे, प्रशासनिक दक्षता वो अच्छी कर सकें तो उसके लिए हम उन्हें परामर्श भी दे सकते हैं। तो ये भी मूल्यांकन का एक वो हो गया। फिर है कि भविष्य कथन में क्या है कि छात्रों की दृष्टि से भविष्य में किस क्षेत्र में वो सफल होगा, कौन सा उसे कार्य का चयन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भविष्य कथन में जाएंगी। अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं किसी बच्चे का तो हम बता सकते हैं आगे चल के कि बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर लेगा, ठीक है, किन क्षेत्रों में उसे जाना चाहिए, किन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण में नवीन आयाम के विकास के लिए भी क्या है, ये भी एक क्या नाम मूल्यांकन का एक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। 4 क्षेत्रों को याद रखना, कौन कौन से हैं मूल्यांकन के क्षेत्र। तो पहला शिक्षण, दूसरा प्रशासन, तीसरा निर्देशन एवं परामर्श और चौथा भविष्य कथन। इन बस पॉइंट्स को आपको याद रखना, बाकी तो आप बना बना के लिख सकते हैं। अगर मूल्यांकन के महत्व एवं आवश्यकता की हम बात करें, ठीक है, तो आप सेम ही चीज़ें लिख सकते हैं, सेम से पॉइंट्स होते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन उद्देश्यों को निर्धारित करने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, ठीक है। मूल्यांकन क्यों करते हैं, ताकि जो अधिगम प्रक्रिया है, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसके जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित कर सकें कि बच्चों को क्या सिखाना है। अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके लास्ट तक बच्चों को क्या क्या चीज़ें पता हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एक उद्देश्य है उसे निर्धारित करने में। दूसरा कि शिक्षा के स्वरूप, पाठचर्या तथा उद्देश्यों का समाज पर प्रभाव जानने में महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन, कि हम जो टॉपिक पढ़ाएं हैं उसे कोई सीख मिल रही थी तो बच्चों पर क्या उस पर असर पड़ रहा है, ठीक है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानने में। पाठ्यक्रम सहायक सामग्री में सुधार करने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है कि जो सहायक सामग्री का हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, जैसे हमने ब्लैक चार्ट का यूज़ करा, उसमें फिगर बनाया या किसी और चीज़ का हमने यूज़ करा, तो बच्चों से उसमें हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चे उससे ज़्यादा सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, प्रोजेक्टर के माध्यम से ज़्यादा सीख रहे हैं या बोर्ड पर पढ़ाएंगे तभी ज़्यादा सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी हमें पता चलता है मूल्यांकन का, ठीक है। मूल्यांकन से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस चीज़ों से ज़्यादा समझ में आ रहा है उसे। फिर है कि छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, ठीक है। मूल्यांकन करेंगे उसके बाद हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि इन चीज़ों से करें, ठीक है, ऐसे पढ़ें, ऐसे नहीं पढ़ें, ठीक है, आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मूल्यांकन का बहुत रोल हो जाता है इसमें। नवीन शिक्षण विधियों को खोजने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो नई नई शिक्षण विधियाँ पता चलती हैं कि हम बच्चों को अगर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है। अगर हम उन्हें शिक्षण क्या नाम है घूमने के लिए ले जा रहे हैं कहीं, वहाँ पर चीज़ों को बता रहे हैं प्रकृति में जाकर, ठीक है, प्रकृति में घुमा रहे हैं, वहाँ जाकर अगर पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं। तो नई नई शिक्षण विधियों को भी खोजने में हमें हेल्प होती है, ठीक है। मूल्यांकन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन में समानताएं क्या होती हैं। तो अगर हम समानताओं की बातें करें तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि मापन और मूल्यांकन जो है वो दोनों ही शैक्षिक प्रक्रिया के अनिवार्य अंग है। यानी कि अगर हम कोई शैक्षिक प्रक्रिया करते हैं तो उसमें मापन भी ज़रूरी है और मूल्यांकन भी ज़रूरी है। दोनों का लक्ष्य क्या होता है, तो दोनों का एक ही लक्ष्य है, मापन करने का, मूल्यांकन करने का, कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, यानी कि बच्चों का हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। फिर तीसरा पॉइंट है कि दोनों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में कार्य करते हैं, यानी कि शैक्षिक मापन भी और मूल्यांकन भी दोनों ही क्या करते हैं कि हमें बस उनका एक ही उद्देश्य होता है कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो बच्चे को देनी है, ठीक है। तो ये समानताएं हो जाती हैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में। अगर इन दोनों में अंतर की बात करें तो ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। 2016 में, 18 में भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ याद रखना है कि मापन और मूल्यांकन में अंतर कई बार पूछा जाता है। तो मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है कि मापन जो है वो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, एक स्तर पर करते हैं कि हमने किसी एक चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को नंबर दे रहे हैं, तो ये हो जाता है मापन, ठीक है। तो मापन मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है, ठीक है। मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक छोटा सा भाग है क्या, मापन, ठीक है। और मूल्यांकन की बात करें तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज़ है। मूल्यांकन में हम बच्चे की हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन मापन में एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। तो मापन जो है मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है, जबकि मूल्यांकन जो है इसका क्षेत्र व्यापक होता है। फिर है कि मापन जो है वो पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है, यानी कि हम टीचर जो होता है वो एक जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके आधार पर उसका मापन कर रहा है, उसके आधार पर उसे नंबर दे रहा है, या जो उसने सब्जेक्ट पढ़ा है उसके आधार पर उसे नंबर दे रहा है। तो ये क्या होता है, पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है मापन। जबकि मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन परिणाम केंद्रित होता है, यानी कि जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है, सारे सब्जेक्टों को मिला के जो रिजल्ट आ रहा है उसके आधार पर मूल्यांकन हम करते हैं, ठीक है, या ऑल ओवर उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो जो मूल्यांकन होता है वो परिणाम केंद्रित होता है, जबकि मापन जो है वो क्या होता है, पाठ वस्तु केंद्रित होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट है कि यह किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं व्यक्त करता, यानी कि अगर हम मापन की बात करें तो किसी मापन के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा
बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, ठीक है। जैसे क्या है कि मान लिया उसकी मैथ कमज़ोर है, ठीक है, और मैथ में वो फेल हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि बच्चा ऑल ओवर कमज़ोर है, ठीक है। हो सकता है और सब्जेक्ट में वो टॉप मार रहा हो, खाली मैथ ही में वीक हो, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कोई भी धारणा व्यक्त नहीं कर सकते कि बच्चा कैसा है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर हम ये चीज़ें व्यक्त कर सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके द्वारा किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है, ठीक है। मूल्यांकन में हम हर चीज़ देख रहे हैं उसकी, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा ठीक है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। लेकिन मापन के आधार पर हम ये चीज़ें नहीं कह सकते, ठीक है। फिर क्या है कि मापन में क्या है कि इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी होती है। अब मापन में क्या होता है कि हमने कुछ उद्देश्य बना रखे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, हमने बच्चों को पढ़ाया तो वो उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, हम उद्देश्यों की जानकारी होती है कि कितने उद्देश्य पूरे हुए, कितने नहीं हुए। जबकि हम मूल्यांकन की बात करें, ठीक है, इसमें क्या है कि इसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई यह ज्ञात होता है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। तो वो किस में प्राप्त पता चलेगा, वो मूल्यांकन में पता चलेगा, ठीक है। अब पांचवा जो पॉइंट है कि मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक है। मापन के आधार पर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बच्चा आगे चलकर कैसा निकलेगा, किन चीज़ों में अच्छा करेगा, किन क्षेत्रों में बुरा करेगा, ठीक है। लेकिन मूल्यांकन के आधार पर हम सब सार्थक भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन में हर चीज़ देख रहे हैं बच्चे की, ठीक है। तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर किन क्षेत्रों में अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मापन और मूल्यांकन के बीच में डिफरेंस। ये कई बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आ सकता है, तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब परीक्षण और मापन में अंतर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2018 में 2 बार पूछा जा चुका है कि परीक्षण और मापन में अंतर क्या होता है। तो परीक्षण क्या होता है कि परीक्षण मापन के पूर्व की संक्रिया है, यानी कि मापन से पहले हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट या बच्चे को देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये परीक्षण कहला जाएगा, ठीक है। परीक्षण क्या है कि मापन से पहले की संक्रिया है, जबकि मापन जो है, मापन परीक्षण के उपरांत प्राप्त निष्कर्ष का भौतिक स्वरूप है, ठीक है। जो निष्कर्ष निकल रहा है लास्ट में, ठीक है, उसका भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि परीक्षण का संबंध मानसिक गुणों से होता है, कि बच्चे का जो मानसिक गुण है उसके आधार पर हम देखते हैं, ठीक है, उसके आधार पर परीक्षण करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे को कैसे क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। जबकि मापन का संबंध मात्र भौतिक गुणों से होता है, ठीक है, जो भौतिक गुण होते हैं बच्चे के, उसके आधार पर हम मापन करते हैं। तीसरा कि परीक्षण किसी अवधारणा के सत्यापन के लिए किया जाता है, कि कोई अवधारणा बना रखी है, उसके आधार पर उसका सत्यापन करने के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। जबकि अगर मापन की बात करें तो मापन छात्रों में अंतर्निहित क्षमताओं को संख्यात्मक स्वरूप देना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के मार्क्स देना या संख्यात्मक रूप देना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, ठीक है। तो ये परीक्षण और मापन में डिफरेंस हो जाएगा। फिर मूल्यांकन के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से बांटा गया मूल्यांकन के प्रकार को, 3 प्रकार भी हैं, कई जगह 4 प्रकार भी दिए जाते हैं। तो ये प्रकार कौन से, योगात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। इनके बारे में भी हम जान लेंगे कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको सीटेट में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसमें भी पूछ लिया जाता है कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। योगात्मक मूल्यांकन क्या है कि सत्र के अंत में परीक्षा के माध्यम से किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह बाद के पाठ्यक्रमों में सफलता का पूर्वानुमान लगाने में उपयोगी है। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन हम कब करते हैं, जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई भी सत्र है, उसके अंत में जो परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे 6 क्लास हो गई, कंप्लीट हो गई, तो लास्ट में हमने एग्जाम लिया बच्चे का, ठीक है, उसके आधार पर हम जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, तो यह बाद के पाठ्यक्रमों में सफलता का पूर्वानुमान लगाने में उपयोगी, कि आगे बच्चा सफल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं योगात्मक मूल्यांकन में। दूसरा है आपका रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते करें, यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तब वह जो मूल्यांकन करे वो क्या कहलाता है, रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछता जा रहा है, ठीक है, तो बच्चे बता रहे हैं उसके बारे में, तो ये जो मूल्यांकन होता है वो क्या कहलाता है, वो उसे हम लोग रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। याद रखना कि योगात्मक लास्ट में होता है और जो पढ़ाते पढ़ाते वो संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम बात करें सतत मूल्यांकन की। देखिए सतत मूल्यांकन क्या होता है, जब मूल्यांकन लगातार चलता रहे या निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन, जैसे 15 दिन या 30 दिन में परीक्षा, क्योंकि बच्चा अचानक से परीक्षा लेने में डर जाता है। सतत मूल्यांकन से बच्चे का शैक्षिक विकास अच्छा होता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार बच्चे का मूल्यांकन करते जा रहे हैं, ठीक है। 10 दिन बाद कर लिया, 15 दिन बाद कर लिया, कोई टेस्ट ले लिया, ठीक है, फिर 15 दिन बाद टेस्ट ले लिया, या हर सप्ताह में टेस्ट लेते रहे, तो जो मूल्यांकन चलता रहता है उस मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, सतत मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। इससे बच्चे का जो शैक्षिक विकास है वो अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। बार बार टेस्ट लेंगे तो पता चलता रहेगा ना कि कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है,
तो ये हो गया सतत मूल्यांकन। अब लास्ट आपका व्यापक मूल्यांकन। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। देखिए व्यापक से भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, यानी कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके सभी पक्षों का हम उसमें मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। यह बच्चों के समस्त कौशलों गुणों के विकास से संबंधित होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास भी सम्मिलित है। यानी कि उसके जितने भी पक्ष होते हैं किसी भी व्यक्ति के, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, तो ये सारे पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम जान ही चुके हैं कि सतत मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन होता है, ऐसा मूल्यांकन जो होता रहता है, मतलब चलता रहता है, पढ़ाई के साथ साथ जो मूल्यांकन होता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सतत मूल्यांकन कहते हैं। इसमें छात्रों के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रति माह लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, हर महीने क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, मंथली टेस्ट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। जब एक इकाई पूर्ण हो जाती है तो उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। भाई ये ना कि मंथली टेस्ट जो होते हैं, हम क्या करते हैं, एक महीने में जो भी हमने पढ़ा दिया उसका एक टेस्ट ले लिया, तो ऐसा जो मूल्यांकन होता है वो क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। अगर हम बात करें व्यापक मूल्यांकन की, जिसमें व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, यानी कि सभी पक्ष कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसमें छात्र के आकलन के लिए विविध उपकरण एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या है कि किसी भी इंसान के सभी पक्षों का जिसमें मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। और सभी पक्ष में क्या आ जाएगा, तो ज्ञानात्मक पक्ष आ जाता है, भावात्मक आ जाता है, क्रियात्मक आ जाता है, तो ये पक्ष होते हैं ठीक है किसी भी इंसान के। तो इसमें जब सभी पक्षों का मूल्यांकन करा जाए तो वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब दोनों की विशेषताएं क्या है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा कि यह बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। ठीक है, हम खाली एक चीज़ पर फोकस नहीं करते, सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं व्यापक मूल्यांकन में। तो कहा गया कि यह बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। तीसरा कि फीडबैक देता है शिक्षकों को, फीडबैक मतलब पता लगता है बच्चों के बारे में। ठीक है, जिससे भी क्या करते हैं, अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं कि बच्चा कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, उसे कितना नहीं आ रहा है, तो वो अपनी जो योजनाएं होंगी उसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय अधिगम कठिनाइयों का निदान तथा उसके प्रभावी उपचार को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कठिनाइयों का पता चलता है बच्चों की, फिर हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। आवश्यकता क्यों होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो पहला तो यही हो जाएगा कि कठिनाइयाँ जो होती हैं उनके निदान करने के लिए हमें व्यापक मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। दूसरा कि छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए नए नए तरीके से पढ़ाएंगे ताकि उन्हें टेंशन ना हो, ठीक है, वो डिप्रेशन में ना जाए, तो ये सारी चीज़ें। तीसरा कि छात्रों की आवश्यकताओं हेतु क्षमताओं योग्यताओं को खोजने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर है कि छात्रों को नियमित तथा अच्छी तरीके से कार्य करने को प्रेरित मोटिवेट करने के लिए भी हमें मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। छात्रों की कमजोरियाँ हम पता लगा सकते हैं, इसमें उनमें सुधार कर सकते हैं कि कैसे वो ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है, कौन से, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब हम बात करेंगे दक्षता आधारित मूल्यांकन। ये एक और टाइप है मूल्यांकन का, दक्षता आधारित मूल्यांकन। देख लेते हैं ये क्या होता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य न्यूनतम अधिगम स्तर से है, अर्थात कम से कम उतना ज्ञान उस बच्चे के अंदर होना चाहिए जितना उस आयु वर्ग या स्तर पर दूसरों बच्चों के पास होता है। किसी कक्षा विशेष के अंत में छात्रों द्वारा धारण किए गए व्यवहार को ही अधिगम दक्षता कहते हैं। होता क्या कि जैसे 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल के बच्चे को हम अगर ये मान लेते हैं कि उसे 20 तक पहाड़े आने चाहिए, तो अगर 20 तक पहाड़े 10 साल के बच्चे को नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि वो नीचे है। ठीक है, अभी वो क्या है, बैकवर्ड में चल रहा है। ठीक है, बैक है। ठीक है, लेकिन अगर उसे 20 तक आ रहे हैं पहाड़े, इसका मतलब वो अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल सही उसे नॉलेज है। ठीक है, तो भाई होता है दक्षता आधारित मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि किसी भी बच्चे को कम से कम उतना तो ज्ञान होना चाहिए जितना उस एज के बच्चों को होता है। ठीक है, तो उतना अगर उसके अंदर ज्ञान है तो वो क्या कहलाएगा, दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, किसी कक्षा विशेष के अंत में छात्रों द्वारा धारण किए गए व्यवहार को ही अधिगम दक्षता कहते हैं। यानी कि क्लास 6 एंड हुई आपकी, ठीक है, आप 7th में आ गए, तो 6 क्लास तक जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए उतनी नॉलेज अगर आपके पास है तो यानी कि आप दक्ष हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 के छात्र को मैथ्स में जो दक्षता होनी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कोई कक्षा 1 का बच्चा है, उसके अंदर मैथ में क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, किस किस चीज़ की नॉलेज उसे होनी चाहिए कि वो अंकों और संख्याओं को पहचान ले। अगर 5 लिखा तो वो पहचान के बता दे कि ये 5 है, ये 6 है, इसे 10, ऐसे करके वो पहचान ले। दूसरा, अंकों और संख्याओं को लिखना, वो लिखना सीख जाए। ठीक है, कि कैसे अंक को लिखा जाता है, 1 से 100 तक गिनती लिख ले वो। फिर तीसरा कि अंकों और संख्याओं का निश्चित क्रम उसे पता होना चाहिए कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। तो कक्षा 1 के स्तर पर इतना ज्ञान होना चाहिए बच्चे। तो बालक दक्ष है कि नहीं है, इसलिए टीचर क्या करता है, दक्षता आधारित मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये जानने के लिए कि वो चीज़ों को सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि सतत मूल्यांकन कब किया जाता है, अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो समय समय पर लगातार ये किया जाता है, सतत मूल्यांकन चलता ही रहता है। दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है, तो बच्चों की जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने में उपचारात्मक
शिक्षण संबंधित होता है। ठीक है, निदानात्मक होगा तो हम समस्याओं का पता लगाते हैं, कठिनाइयों का पता लगाते हैं और उपचार में उसे हम दूर करते हैं। ठीक है, तीसरा है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो जितने भी पक्ष होते हैं व्यक्तित्व के, सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, चाहे वो नैतिक पक्ष हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो। ठीक है, सभी पक्षों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के पक्ष की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन बनते हैं मूल्यांकन के पक्ष से। ठीक है, तो इसे अच्छे से जान लेते हैं। शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर BS ब्लूम को जाता है। यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है शिक्षा जगत में, जो भी नए नए चेंजमेंट हुए हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में, तो उसका नवीनतम रूप किसने प्रदान किया है? तो डॉक्टर BS ब्लूम ने किया है। इनकी शैक्षिक उद्देश्यों की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप किसने दिया? तो डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया। इन्होंने क्या किया, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उस प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं किसी टीचर को कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त करना, उसे 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, 3 पक्षों में उसका वर्गीकरण कर दिया शैक्षिक उद्देश्यों का। कौन कौन से 3 पक्ष हैं? पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, इसे हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, संज्ञान और ज्ञान एक ही चीज़ होती है, तो संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है आपका क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। ठीक है, कोई भी नाम लिखा हो, तीनों आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, क्रियात्मक को कौशलात्मक भी कहते हैं। तो हम पहले पक्ष की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष। क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, नाम से भी क्लियर होता है कि इसमें हम बच्चों के ज्ञान की बात करेंगे कि उसे कितना ज्ञान है, कितनी चीज़ें उसे पता है, कितना वो अंडरस्टैंड कर लेता है चीज़ों को, कितना वो समझ लेता है चीज़ों को। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इस पक्ष में हम क्या करेंगे कि कोई भी बालक है उसके अंदर कितनी योग्यता है, ठीक है, कितनी क्षमता है उसके अंदर किसी भी चीज़ को करने, किसी भी कार्य को करने की, कितना ज्ञान है, कितना वो चीज़ों को सोच पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है, और कितना वो अच्छा है समस्या समाधान में। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इनका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा इन चीज़ों में कैसा है। ठीक है, या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बालक के पास कितनी जानकारी है और उसे अभी कितनी जानकारी और दोनी। ठीक है, जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर मान लिया बच्चा इन चीज़ों से समझ जा रहा है, ठीक है, चिंतन कर ले रहा है, समस्या समाधान कर ले रहा है, तो उसे कितना ज्ञान है चीज़ों का और कितना उसे और देना है। ठीक है, तो ये आता है आपका संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष। इसे हमने क्या करा है, 6 भागों में बांट रखा है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, तो इन 6 को आपको याद रखना है। ठीक है, जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसमें क्या है, 6 पार्ट है। कौन सा? पहला ज्ञान, कि चीज़ों को कितना ज्ञान है, बच्चे को कितना ज्ञान है। बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, वो कितनी चीज़ों को समझ पा रहा है। तीसरा है प्रयोग, क्या वो चीज़ें वो समझ पा रहा है, उसका वो प्रयोग कर सकता है किसी नई जगह पर। ठीक है, तो तीसरी चीज़ ये हो जाती है। फिर आता है विश्लेषण। विश्लेषण में होता है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, कोई बड़ी सी चीज़ों से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर संश्लेषण में होता है कि छोटे छोटे पार्ट को हम जोड़ कर देखते हैं समस्या को। ठीक है, और मूल्यांकन तो लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये 6 पक्ष हैं, आपको 3 मतलब आपको 6 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष में 6 पार्ट कौन कौन से हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखना। ठीक है, ऐसे बना के भी आप लिख सकते हैं कि बच्चे को कितना ज्ञान है, कितना वो अंडरस्टैंड कर ले रहा है, कितना प्रयोग कर ले रहा है, कितना विश्लेषण कर लेता है किसी भी समस्या को, यानी कि एनालिसिस कर सकता है, और कितना संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, और मूल्यांकन कैसे कर सकता है। तो ये सारे पक्ष होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे जो पक्ष की, वो है आपका भावात्मक पक्ष। ये देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें भाव आएंगे। ठीक है, किसी भी बालक के भाव। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, कैसे महत्व होता है वो देख लेते हैं। ब्लूम का कहना है कि हम उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं जिसमें हमारी रुचि हो। मनोवृत्तियाँ, संवेग, रुचियाँ हमारे व्यक्तित्व का भाग हैं। भावात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि जो BS ब्लूम थे, उन्होंने कहा कि हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। ठीक है, जिस चीज़ों में हमारा ध्यान लगता है, रुचि होती है, तो उस चीज़ को जल्दी समझते हैं। जैसे अगर मेरी रुचि क्रिकेट में है, ठीक है, तो मैं कुछ भी करूँगा, क्रिकेट सीख लूँगा। या मान लीजिए कोई गेम मुझे पसंद आया, नया नया आया गेम और मुझे वो पसंद है, जैसे फ्री फायर मुझे पसंद है अगर मान लो। ठीक है, तो मैं फ्री फायर क्या करूँगा, कुछ भी करूँगा, मेरी उसमें रुचि है तो कैसे भी करके मैं उसे सीख लूँगा। ठीक है, जैसे मेरी वीडियो बनाने में रुचि है तो मैं कैसे भी करूँगा, वीडियो बनाना सीख लूँगा, एडिट करना सीख लूँगा। तो ब्लूम ने यही कहा है कि हमारी उस चीज़ में ज़्यादा अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, हमारी मनोवृत्तियाँ उसमें होती हैं, संवेग हमारे जुड़े होते हैं। ठीक है, रुचियाँ होती हैं, तो ये एक व्यक्तित्व का भाग है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने भावात्मक पक्ष को इंपॉर्टेंट बताया और भावात्मक पक्ष को उन्होंने 6 भागों में बांटा है। तो बस आपको 6 भाग याद रखने हैं, उसके अंदर ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला आग्रहण, मतलब किसी भी चीज़ को आप रिसीव कर रहे हैं, फिर उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि अनुक्रिया करना। तो पहला हो जाएगा आग्रहण, दूसरा हो जाएगा अनुक्रिया करना, तीसरा हो जाएगा आपका अनुमूल्यन, ठीक है, वैल्यू देना। फिर 4th पॉइंट हो जाएगा विचारना, अवधारणा या प्रत्यक्षीकरण। 5वां हो जाएगा व्यवस्थापन या संगठन, और लास्ट हो जाएगा आपका चारित्रीकरण। ठीक है, आपको बस पॉइंट्स याद रखने हैं।
ठीक है। अगर इन पॉइंट्स को दिया जाए, कहा जाए कि ये कौन सा पक्ष है, तो आप बता सकते हैं भावात्मक पक्ष है। उसके ये 6 भाग हैं। ठीक है। आग्रहण, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन, विचारना, अवधारणा, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन या संगठन, चारित्रीकरण। ठीक है। अब देखिए स्लैश जो लगा हुआ है विचारना के बाद अवधारणा में, फिर स्लैश लगा प्रत्यक्षीकरण, तो इनमें से क्या है कि कोई भी एक चीज़ लिख के आ सकती है उसमें। ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, 6 भाग याद रखने हैं। फिर हम बात करेंगे तीसरे पक्ष की मूल्यांकन के, वो है आपका कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है। ठीक है। इसमें देखिए नाम से भी क्लियर है कि क्रियात्मक, यानी कि कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी, कोई ना कोई कौशल दिखाया जा रहा होगा, स्किल दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, कि कितनी बच्चे में स्किल है। तो इसके अंतर्गत शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है, जैसे विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करना। ठीक है। किसी भी कार्य में हम क्या कर रहे हैं, विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। मानचित्र का यूज़ कर रहे हैं, चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, रेखा चित्र, चित्र बना रहे हैं। ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई स्किल लग रही है ना बच्चे की, तो इन पक्षों का इसमें हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसे भी 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला उत्तेजना या उद्दीपक। उद्दीपक ऐसी चीज़ होती है जो हमें उत्तेजित करती है किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है। दूसरा है उसमें पार्ट है कार्यवाही, यानी कि जो चीज़ हमें उत्तेजित कर रही है तो हमने क्या किया उसके लिए। ठीक है। ये चीज़ आपने मनोविज्ञान में पढ़ी भी होगी, बाल विकास में पढ़ी भी होगी। ठीक है। जो बाल विकास का आपका पेपर हुआ होगा उसने स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक इन लोगों ने ये यूज़ करे थे, उसमें उत्तेजक शब्द भी आया था। ठीक है। तो उद्दीपक वही चीज़ होती है जो हमें उत्तेजित करती है, उसके बाद हम उसके लिए कुछ ना कुछ कार्यवाही करते हैं। जैसे तेज लाइट की रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही है, ठीक है, तो वो उत्तेजक का काम कर रही है, और हमारी जो हमारी आंखें वो बंद हो जाती हैं तो वो हमारी कार्यवाही है, यानी कि हम आंखें बंद कर ले रहे हैं। ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहला उद्दीपक हो जाएगा, दूसरा कार्यवाही या कार्य करना हो जाएगा, तीसरा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल कितना है चीज़ों में, फिर चौथा समायोजन कि हम कितना अच्छा समायोजित कर लेते हैं किसी भी नई कंडीशन में, फिर है आपका स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन, और फिर है आदत पड़ना। ठीक है। जब हम उसे करते रहेंगे तो वो हमारी आदत में आ जाएगा। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स है, 6 भागों में बांटा गया, इन्हें याद रखना। पहला उत्तेजक या उद्दीपक, दूसरा कार्यवाही, तीसरा नियंत्रण, चौथा समायोजन, पांचवा स्वाभाविकरण और छठा आदत पड़ना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन के पक्ष, तो इन पर ज़्यादा फोकस करना। अब हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन के विविध प्रकारों की। ठीक है, कि मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं, किनके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। इसमें पहला आ जाता है आपका मौखिक परीक्षा। ठीक है। तो कई तरीके से कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा रही, लिखित परीक्षा रही, साक्षात्कार रहा, तो कई तरीके हैं जिससे हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी बच्चे का। ठीक है। तो पहला प्रकार है मौखिक परीक्षा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर में बनता है, ग्लेडाइडस ने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया। ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा 1 नंबर में कि किस व्यक्ति ने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया। तो ग्लेडाइडस ने क्या किया था, मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया था। ठीक है ना। तो इनका नाम अच्छे से याद रख लेना। फिर है कि इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह प्रविधि मुख्यतः व्यक्तिक होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता एवं उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। ठीक है। तो मौखिक परीक्षा क्या होता है, एक एक व्यक्ति की तो होती है, ऐसा तो है नहीं कि सभी एक साथ कर लेते हैं। तो मौखिक परीक्षा में क्या है कि एक बच्चे को खड़ा किया, उससे प्रश्न वगैरह पूछ लिए। ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि शुरुआत किसने की मौखिक परीक्षा की, तो ग्लेडाइडस ने की, लेकिन सुकरात ने भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ठीक है। मुख्य रूप से एक ऐसी होती है तो व्यक्तिक होती है, व्यक्ति व्यक्ति की करते हैं हम लोग। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसका ज्ञान, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी क्षमता, उसका आत्मविश्वास जाना जाता है या परखा जाता है। ठीक है। उद्देश्य क्या होते हैं मौखिक परीक्षा के, तो बच्चों की विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगर हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो वो सोचेगा, ठीक है, उस चीज़ के बारे में विचार जो होंगे वो बताएगा। स्मरण शक्ति, उसे कितनी चीज़ें याद है उसका विकास होगा। ठीक है। बच्चे की रचनात्मकता, एकाग्रता का विकास होता है। मौखिक परीक्षा से विद्यार्थियों में गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत पड़ती है। ठीक है। पाठ का वो बार बार अभ्यास करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। ठीक है। तो ये उद्देश्य होते हैं मौखिक परीक्षा के। ठीक है। आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए किसी चीज़ के बारे में कि आप कल पढ़ के आना, एक टॉपिक दिए, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ के आएंगे, तो पुनरावृत्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे पढ़ने का। ठीक है। आदत अच्छी जाएगी। ठीक है। विकास होगा, एकाग्रता का, रचनात्मकता आएगी। ये सारे उद्देश्य हो जाते हैं किसके, मौखिक परीक्षा के। महत्व क्या है, तो एक तो परिश्रम एवं समय की बचत है, लिखना लिखना नहीं पड़ता सीधा, तो टाइम बच जाता, सीधा सीधा आंसर दे दो। ठीक है। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा पढ़ लिया, हो गया काम। दूसरा कि शीघ्र गति से कार्य होता है, इसमें बहुत जल्दी पेपर हो जाता है। ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, बात खत्म। तीसरा कि यथार्थ एवं शुद्ध गति, आदत का विकास होता है। ठीक है। तो एक गति आती है एक तो चीज़ों को पढ़ने की। ठीक है। हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, चीज़ों को मौखिक रूप से समझते हैं, तो ये है। दूसरा कि आत्मविश्वास बढ़ता है, जब हम बोलने की कला हमारे अंदर होती है तो कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ता है ना, तो भाई ये स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है, चीज़ों को हम याद कर रहे हैं, सोच समझ के बोल रहे हैं। तो ये मौखिक परीक्षा के क्या हो गए, महत्व हो गए। अगर गुणों की बात करें तो ये निदानात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। ठीक है। समस्याओं का पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है। फिर है आत्मविश्वास बढ़ाती है, आत्मविश्वास का सरलता से मापन हो जाता है, पता चल जाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है बच्चे में। फिर है कि ये परीक्षा मुख्यतः व्यक्तिगत होती है कि एक एक बच्चे पर फोकस करते हैं। फिर है कि भविष्यवाणी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, आगे के बारे में बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें। दोष क्या है, ठीक है, हर चीज़ के लाभ होते हैं तो हानियाँ भी होती हैं, तो दोष देख लेते हैं।
इसमें विश्वसनीयता वैधता का अभाव होता है, ठीक है, इतना वैध नहीं होता ये। दूसरा कि समस्त विषयों और स्तरों पर इसका प्रयोग करना संभव नहीं, हर स्तर पर इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हमें बड़े स्तर पर बात करनी हो, एक साथ हज़ारों बच्चे बैठे हो, तो सबका थोड़ा ना मौखिक करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तीसरा कि इसमें परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यापक एवं संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है, ठीक है, तो पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। फिर है कि पक्षपात की भावना अधिक रहती है। अब मान लिया कोई हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, तो उससे क्या थोड़े सरल क्वेश्चन कर लिए, जो पसंद नहीं है उससे थोड़े टफ कर लिए, तो ये चीज़ रहती है, ठीक है, तो पक्षपात हो जाता है। फिर है कि व्यक्तिगत परीक्षा लेने में समय बहुत लगता है, तो समय टाइम टेकिंग है ये, ना, एक एक बच्चे का मौखिक लेंगे तो बहुत टाइम लगता है। अब मूल्यांकन का दूसरा जो प्रकार है वो है अगर लिखित परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा की बात करें तो वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा लिखित परीक्षा ही होती है ना, तो सबसे ज़्यादा यही चल रहा है मूल्यांकन के रूप में। मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है। मौखिक में क्या, तो कुछ भी बदल जाता है, अभी याद है थोड़ी देर में भूल गए, लेकिन लिखित परीक्षा थोड़ा ज़्यादा स्थायी माना जाता है। पत्र, निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला पाठक को आकर्षित करती है। तो कई सारी कलाएं होती हैं जिसमें पाठक जो है वो लिखता है, चाहे वो पत्र लिख रहा हो, निबंध लिख रहा हो, कहानी लिख रहा हो, ये सारी विधाएं होती हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों का निर्माण में छात्रों की आयु, रुचि एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है। जब भी पेपर बनाया जाता है उनकी मूल्यांकन करने के लिए, तो उसमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चा जो है उसकी आयु का ध्यान रखते हैं, उसका इंटरेस्ट ध्यान रखते हैं कि रुचि किसमें, और उसका जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है लिखित परीक्षा का, तो उद्देश्य की बात करेंगे तो शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना, कि बच्चों को कितना अच्छा ज्ञान है चीज़ों के बारे में, तो ये पता चलता है। दूसरा कि बच्चों के वर्डों को ठीक ठाक बनावट लिखना सिखाते हैं हम लोग, कि कैसे चीज़ों को लिखना, कैसे शब्दों को लिखना, अच्छी राइटिंग लिखना सिखाते हैं। सुंदर लेख का अभ्यास होता है बच्चों का। फिर कि वाक्य रचना के नियमों से वो परिचित होते हैं, तभी तो सही लिख पाएंगे ना, नहीं तो मात्राएं उल्टी सीधी कर देंगे। फिर है कि विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना हम सिखाते हैं उन्हें। अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करते हैं, ठीक है। जब वो लिखना सीख जाएंगे, चीज़ों को आदत में आ जाएगा, तो वो अपने विचार भी लिख सकते हैं, अपनी अनुभव भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लिखित परीक्षा या अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है, तो भाषा के दो रूप हैं, आपको पता है कि एक है लिखित, दूसरा है मौखिक। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार करने की दृष्टि से लेखन कौशल का विकास आवश्यक है, ठीक है। तो मतलब मौखिक में क्या, बोलना तो सब सीख जाते हैं, लेकिन लिखना जल्दी नहीं सीख पाते, तो लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बताया गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता परीक्षा है, ठीक है। अगर हम आज के समय की बात करें तो मुख्य विशेषता क्या है, परीक्षा है, ठीक है। हम पेपर ही लेते हैं हर चीज़ का। लेखन के द्वारा बच्चों की योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मूल्यांकन भी हो जाता है बच्चों की योग्यता। फिर है कि बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति द्वारा होता है, ठीक है, कि शैक्षिक प्रगति उसकी कैसी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम वगैरह कराते हैं, तो वो भी लिखित रूप से ही होता है, ठीक है। फिर है कि शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने में, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने में, पाठ का सार लिखने में, गृहकार आदि में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब भी हम चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो पाठ सामग्री होगी उसका ग्रहण करेंगे, प्रश्नों के उत्तर तैयार करेंगे, पाठ का सार लिखेंगे। इन सभी कामों में किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेखन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया लिखित परीक्षा, ठीक है। तो जो तीसरा प्रकार हो जाएगा मूल्यांकन का, वो हो जाएगा साक्षात्कार, ठीक है। इंटरव्यू के जरिए भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतर इंटरव्यू है, ठीक है, इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं इसे। साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं, अपितु आंकड़े प्राप्त करने का प्रभावशाली उपकरण है। इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतःक्रिया होती है, यानी कि दो व्यक्ति होते हैं साक्षात्कार में। पहला होता है साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू ले रहा है, और दूसरा होता है उत्तरदाता जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, ठीक है, अंतःक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्या एवं उनकी परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। अब जब दो लोग व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है, तो इससे होता क्या है कि उसकी कठिनाइयाँ, उनकी जो प्रॉब्लम है बच्चों की, वो पता चलती हैं, ठीक है। बाद में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें निर्देशन दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, ठीक है। आजकल नौकरियों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। आजकल जो नौकरियाँ वगैरह लग रही हैं, तो आपने देखा सभी में इंटरव्यू होता है। इसलिए इंटरव्यू होता है ताकि हम बच्चे को, जो हम कैंडिडेट ले रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, उसके बारे में अच्छे से जान पाएँ। ऐसा नहीं कि लिखित परीक्षा में तो क्या रट लेगा चीज़ों को, मौखिक में क्या कि थोड़ी बहुत उस टाइम पढ़ लिया, बस उतना हो गया। लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है, कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले से बच्चे तैयार होते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है। तो ये मूल्यांकन का बहुत अच्छा तरीका है। अब हम बात करें साक्षात्कार का उपयोग एवं महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इंटरव्यू की। तो पहला है कि लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। अब आजकल के टाइम पे क्या है, लोग लिखना इतना पसंद नहीं करते हैं, बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा कि बच्चों, अशिक्षितों, भाषा की कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा असामान्य मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। मान लिया कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं अनपढ़ लोग होते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप उनसे नहीं कहेंगे ना कि आप लिखिए, लिख कर आंसर दीजिए किसी चीज़ का, वो लिखना ही नहीं आता तो कैसे लिखेंगे। तो उनके लिए साक्षात्कार बहुत अच्छा होता है।
ठीक है, जिससे भाषा की कम जानकारी है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। या मान लिया कोई थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, यानी कि साक्षात्कार ज़्यादा अच्छा होता है। और जो साक्षात्कारकर्ता की तकनीकी लचीली होती है, आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों में बदलाव कर सकता है। अब ठीक है, जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी जो तकनीकी होती है, टेक्निक होती है, वो लचीली होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, वो क्वेश्चन को टफ भी कर सकता है, ठीक है, थोड़ा आसान भी बना सकता है, तो वो बदलाव कर सकता है। फिर है कि इसका प्रयोग विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श देने हेतु शोध अध्ययनों में एक उपकरण के रूप में प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, शैक्षिक संस्थानों में क्या करते हैं, परामर्श देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इस इंटरव्यू लिया, उससे पता चला कि समस्या क्या है, तो हम बच्चों को परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, तो ये साक्षात्कार की इंपॉर्टेंस हो जाएगी। साक्षात्कार के अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार का साक्षात्कार होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला आता है संरक्षित साक्षात्कार या मानकीकृत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है संरक्षित साक्षात्कार या मानकीकृत का? इसमें उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार होने के पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें सभी विषयों या साक्षात्कार के लिए ही प्रश्न वही कर रहते हैं, परंतु प्रश्नों को पूछने का क्रम साक्षात्कार के उत्तरों पर आधारित होता है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें क्या करेगा, जो साक्षात्कारकर्ता को जो इंटरव्यू ले रहा है वो पहले से ही प्रश्नों को तैयार रखेगा और उन्हीं प्रश्नों को वो पूछेगा। बस ये कर सकता है कि कोई प्रश्न पहले पूछ लिया, कोई प्रश्न बाद में पूछ लिया, ठीक है, बस वो इतना करेगा। लेकिन जो दूसरा टाइप है असंरक्षित साक्षात्कार या अमानकीकृत, इसमें क्या होता है कि परिस्थिति के अनुसार एकदम वो प्रश्न बनाता है। ठीक है, जैसे आप किसी इंटरव्यू में गए, केबीएस का इंटरव्यू हुआ, तो उसने एकदम क्या किया, पेडागोलॉजी का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई किसी का पूछ लिया, तो मतलब उस टाइम जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं असंरक्षित साक्षात्कार या अमानकीकृत साक्षात्कार। ठीक है, और संरक्षित साक्षात्कार या मानकीकृत साक्षात्कार किसे कहते हैं, जिसमें पहले से ही प्रश्न तैयार कर लेता है, ठीक है, इंटरव्यू लेने वाला, लेकिन बस उसका जो क्रम होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, साक्षात्कार के गुण क्या होते हैं? तो पहला है सूचनाओं की प्राप्ति हो जाती है हमें। ठीक है, कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, गहन अध्ययन करते हैं लोग। तीसरा कि अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन हो जाता है, हमने पास से भी क्वेश्चन पूछ लिए जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, विषम घटनाओं का भी अध्ययन हो जाता है। तो ये साक्षात्कार के गुण हैं। दूसरा, इंटरव्यू के दोष क्या होते हैं? फायदे हमने देख लिए, दोष भी देख लेते हैं कि साक्षात्कारकर्ता पक्षपातपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि कोई जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ ले, दूसरे से बहुत टफ पूछ ले, या आपसे बहुत टफ पूछ ले, तो ये पक्षपात हो सकता है इसमें। दूसरा कि उत्तरदाता के असंतुलित उत्तर का कारण उसमें संवेग का उतार चढ़ाव भी हो सकता है। अचानक से मान लिया आप इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, तो कई बार होते हैं लोग इंटरव्यू में थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो जो उन्हें आता होता है वो भी भूल जाते हैं, तो वही बताएगा कि संवेग का उतार चढ़ाव भी हो सकता है। तीसरा कि साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कभी कभी अपने वास्तविक विचारों को व्यक्त नहीं करता, जिससे सही सूचना नहीं मिल पाती। हो सकता है कि आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो सही से आंसर ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये भी है कि हमें सही से सूचना नहीं मिल पा रही, जानकारी नहीं मिल पा रही, तो ये साक्षात्कार के दोष हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निरीक्षण। ठीक है, अब हम जानेंगे कि निरीक्षण क्या होता है, अवलोकन क्या होता है। तो देखिए, निरीक्षण को हम लोग इंस्पेक्शन भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। सिम्पसन ने इसके बारे में क्या कहा है? तो सिम्पसन ने कहा है कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की एक पद्धति है। यानी कि निरीक्षण में हम क्या करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। जैसे आँख हो गई, कान हो गई, ठीक है, जीभ हो गई, तो जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनसे हम आसपास देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं उनका। ठीक है, तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो निरीक्षण क्या है कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की एक पद्धति है, जिसमें व्यक्ति अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त करता है। निरीक्षण पद्धति का प्रयोग किसमें करते हैं? तो छात्रों को जिन घटनाओं, स्थान व परिस्थिति का निरीक्षण कराना है उनका पूर्वावलोकन अध्यापक को कर लेना चाहिए। यानी कि क्या है कि हमें निरीक्षण कराना है बच्चों से। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उन स्थितियों को पहले देख लेगा, उसके बाद बच्चों से निरीक्षण कराएगा। निरीक्षण क्यों कराता है? क्योंकि उसमें वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, और जब भी कोई ज्ञान है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से लिया जाता है तो वो ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, वो चीज़ें हमेशा के लिए रहती हैं, बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं हमें वो चीज़ें। ठीक है, इसलिए हम लोग निरीक्षण पद्धति का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि निरीक्षण के समय अध्यापक व छात्रों के मध्य प्रश्नों के आदान प्रदान होते रहने चाहिए, जिससे निरीक्षण जो है वो निष्क्रिय ना हो। यानी कि जब भी निरीक्षण करा रहा हो टीचर, तो वो ध्यान रखे कि बच्चों से वो प्रश्न पूछता जाए। ठीक है, बच्चे भी उसका उत्तर देते जाएँ, दोनों के बीच में प्रश्न होते रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो निरीक्षण होगा वो निष्क्रिय नहीं होगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि विचार विमर्श के बाद अध्यापक द्वारा निरीक्षित सामग्री के ऊपर छात्रों से निबंध लिखवाना चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श किए जाएं, जिससे अध्यापक को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी है। यानी कि जब विचार जो बच्चे हैं जिसने निरीक्षण किया है उन चीज़ों का, ठीक है, जिस चीज़ का भी निरीक्षण कराया है, तो उसके ऊपर बच्चों से कहा जाए कि आप विचार विमर्श रखिए, ठीक है, अपनी बातें रखिए, और उनके ऊपर उस पर निबंध लिखवाना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों में क्या है, टीचर जो होगा वो सक्रिय भूमिका निभाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है कि निरीक्षण का उद्देश्य अध्यापक व छात्र दोनों को स्पष्ट होना चाहिए। अब बच्चा किसी चीज़ का
निरीक्षण कर रहा है तो उससे वो क्या सीखेगा, तो ये बात टीचर को भी पता होनी चाहिए और स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये निरीक्षण के बारे में होगी। निरीक्षण की विशेषताएं देख लें तो इस विधि से छात्रों में गंभीर चिंतन, तर्क एवं निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, अब बच्चा किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहा है तो वो चिंतन करेगा ना, उस चीज़ के बारे में सोचेगा कि ये क्या है, मतलब कैसे क्या चीज़ है, तो चिंतन करेगा, तर्क की जो पावर है उसका विकास होगा, निर्णय लेने की शक्ति का विकास होगा। ठीक है, दूसरा कि इसके प्रयोग से छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित प्राथमिक जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम जब निरीक्षण करते हैं तो जो प्राथमिक जानकारी है वो हमें अच्छे से प्राप्त हो जाती है। ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, आंखों से हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पत्थर कौन से काल का है, हम बहुत अच्छे से उसे देख रहे हैं, तो क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। फिर एक यह छात्रों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है, अतः छात्रों में स्वतः ही स्वाध्याय की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो अपने आप ही स्वाध्याय की क्षमता का भी विकास होता है। निरीक्षण हो गया, अब हम बात करेंगे अवलोकन की। दोनों ही सेम शब्द लगते हैं। ठीक है, अवलोकन और निरीक्षण में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, अवलोकन पद्धति से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना है। यहाँ पे घूम घूम के हम चीज़ों को सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं हम उन्हें देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अवलोकन पद्धति से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, जो वातावरण है उसके विविध पक्षों का हम क्या करते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय के लिए यह पद्धति विशेष उपयोगी है। अगर पूछा जाए कि अवलोकन पद्धति किस विषय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण है, तो वो सामाजिक अध्ययन के विषय में है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी छोटे क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मानवीय तथा आर्थिक तत्वों का सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को 5-6 समूह में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह को एक तत्व या एक पक्ष के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए उन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, तब होता क्या, जैसे आप ताजमहल घूमने गए या आगरा घूमने गए तो कई सारी बिल्डिंगें हैं बहुत पुरानी पुरानी। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5-6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया बच्चों का कि इसके बारे में जानकारी निकालिए। कोई सांस्कृतिक पक्ष के बारे में जानकारी ले रहा है तो कोई आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी ले रहा है, तो ऐसे करके फिर वो डेटा एकत्रित होता है, फिर उस पर हम लोग विवरण तैयार करते हैं कि क्या विवरण है। ठीक है, तो ये अवलोकन कहलाता है। ठीक है, और इस पूरे कार्य में क्या होगा, जो टीचर होगा वो किसका रोल अदा करेगा, तो मार्गदर्शक का। ठीक है, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। तो ये किसने कहा था, तो चार्ल्स गिडे ने कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रख लेना। हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है, किसने कहा था, तो चार्ल्स गिडे ने कहा था। अब हम लोग मूल्यांकन के 2 टाइप और पढ़ेंगे। पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा आपका योगात्मक मूल्यांकन। पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक मूल्यांकन की। शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा हो और बार बार वो प्रश्न पूछता जाए बच्चों से, ठीक है, उसके माध्यम से जो वो मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। यानी कि प्रश्नों से उसने पूछ लिया कि बच्चों को कितना पता चल गया है और कितना पता करना उन्हें बाकी है। ठीक है, तो ये जो मूल्यांकन होता है इसे हम लोग बोल देते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र के ज्ञान का स्तर पता चलता है। इसके द्वारा अध्यापक यह जानने में सक्षम होते हैं कि छात्र का अर्जित ज्ञान कितना है। इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की कमजोरियों का भी पता चल जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर टीचर उसका निदान करेगा, उपचार करेगा, ठीक है, उनकी परेशानियों को दूर करेगा। इस प्रकार के मूल्यांकन में बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों, जीवन कौशलों, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों, प्रदर्शन, नृत्य कला, गायन, चित्रकला आदि का मापन किया जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इन चीज़ों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। जैसे क्या कि मान लिया डांस उसे सिखा रहे हैं टीचर, ठीक है, वो कहाँ गलत कर रहा है तो बार बार उसे सिखा दे रहे हैं, तो इसमें उसका मूल्यांकन हो जा रहा है। चित्रकला अगर उसे सिखा रहे हैं कहाँ गलती कर रहा है तो वो बार बार प्रश्न करेंगे कैसे बना रहे हो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो ठीक है, तो जो चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते की जाती हैं, प्रश्नों के माध्यम से जो मूल्यांकन किया जाता है पढ़ाते समय, ठीक है, टीचर करता है ताकि बच्चे की उपलब्धि का पता लगा सके, तो ये मूल्यांकन क्या कहलाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इसका यूज़ किस में करते हैं, तो नृत्य कला, गायन, चित्रकला आदि में इसका हम यूज़ करते हैं। उदाहरण के टाइम पे हम देख लें कि खाना बनाते समय बीच बीच में खाना चखना कि कैसा बना है, कि हम कैसा खाना बनाना सीख रहे हैं, ये संरचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा था ये सीटेट में क्वेश्चन कि खाना बनाते समय एक कोई लड़की है जो बार बार खाने को चख रही है, तो वो किस तरीके का मूल्यांकन है। ठीक है, तो वो संरचनात्मक मूल्यांकन है, ताकि वो चेक कर रही है कि खाना कैसा बना है, किस हद तक सही बना है, क्या उसमें कमी है, तो वो उसी टाइम उसे दूर कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा मूल्यांकन संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम बात करेंगे योगात्मक मूल्यांकन की। ठीक है, समेटिव एवोल्यूशन। योगात्मक मूल्यांकन अंतिम निर्णय हेतु प्रयुक्त किया जाता है ताकि उस विधि को ग्रहण करके यथावत रखे या नहीं। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं, अंतिम निर्णय हेतु। ठीक है, ताकि हम उस विधि को वैसे ही रखें कि उसमें थोड़ा चेंजमेंट करें। यह मूल्यांकन छात्र या अध्यापक दोनों को ही सूचना प्रदान करता है। ठीक है, टीचर को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है और स्टूडेंट को भी मिलती है, ताकि इस विधि से प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों को ग्रेड प्रदान किए जा सके। इस मूल्यांकन में
हम उस कार्य को जांचते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। यानी कि हर क्लास के लास्ट में जो मूल्यांकन होता है, एक सत्र के लास्ट में जो मूल्यांकन होता है, जैसे 6 क्लास का लास्ट में आपने जो फाइनल एग्जाम दिया या 10th के फाइनल एग्जाम दिया, उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योग मतलब जोड़ना, ठीक है, लास्ट में चीज़ों को जोड़कर हम जो मूल्यांकन करते हैं उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि टीचर बच्चों को भ्रमण पर ले जाता है तथा बाद में भ्रमण से आने के बाद भ्रमण से संबंधित प्रश्न करता है, तो यह योगात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, पहले बच्चों को घुमा दिया, कुछ नहीं बोला टीचर, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, आराम से घुमाता रहा, चीज़ों को बताता रहा, लेकिन लास्ट में जब वो उसे वापस लेकर आया अपनी क्लास में तब उसने प्रश्न पूछे उससे रिलेटेड, तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाएगा? ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जो लास्ट में किया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न कार्य बीच में ना पूछकर बाद में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर उसी टाइम पूछे जा रहे होते तो ये योगात्मक मूल्यांकन नहीं कहलाता। ठीक है, लेकिन लास्ट में पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये योगात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। अब हम बात करेंगे परीक्षण की। परीक्षण यानी कि टेस्टिंग। परीक्षण क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है, इस बार भी जरूर बनेगा, मैं बता दूंगा कौन सा बनेगा। परीक्षण के बिना हम नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपते हैं तो पहले यह जांचते हैं कि वह कार्य करने में सक्षम है या नहीं। गवर्नमेंट भी हमें तभी नौकरी देती है जब हमारा परीक्षण कर लेती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। अब समझ में आ गया कि हम परीक्षण क्या होता है? टेस्ट लेना, किसी भी व्यक्ति का टेस्ट लेना क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो परीक्षण के बिना हम नहीं जान पाएंगे ना कि कौन कितना एबल है किसी चीज़ को करने में। ठीक है, कितना कैपेबल है किसी चीज़ को करने में। ठीक है, तो अगर हम आपको कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि आपको ये करना है, तो तभी देंगे ना जब हमें पता होगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि हम आपका कोई टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, आप उसमें अच्छा कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी कार देने वाला हूँ आपको, ठीक है, कि कार आपको चलानी है, यहाँ से वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा, तो मुझे पता होगा ना कि आप कार चला लेते हैं, या आपने पहले चलाई होगी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, चला के दिखाई होगी, तभी तो मैं आपको कार सौंप रहा हूँ ना। तो वही चीज़ होती है कि परीक्षण के बिना हम ये नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार सौंपते हैं तो पहले जांचते हैं कि कार करने में वह सक्षम है कि नहीं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या कहा परीक्षण के बारे में? जब हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। ठीक है, तो परीक्षण के माध्यम से क्यों टेस्ट लेते हैं? टेस्ट इसीलिए लेते हैं ना, एग्जाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम पता लगा सकें कि बच्चे ने क्या सीख लिया है। ठीक है, और कितना सीखा है, तो इसलिए परीक्षण करते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने कहा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। परीक्षण से आशा ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि के अंगन से है। तो परीक्षण में हम लोग बच्चे का ज्ञान देख लेते हैं, स्किल्स देख लेते हैं, योग्यता देखते हैं, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य आदि को नंबर देते हैं। ठीक है, एक तरीके से नंबर देना हो गया ये। क्रॉनबेक ने क्या कहा इसके अनुसार? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम परीक्षण कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, हम क्या कर रहे हैं? उनके बीच में उनके व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग परीक्षण कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में कई सारे लोग बैठे होते हैं, तो हम सभी का देखते हैं कि कौन कैसा कितना मार्क्स ला रहा है, कैसा कर रहा है एग्जाम। ठीक है, तो उनका तुलना हो रही है वहाँ पर, तो इस तुलना को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं कि वो वैध होना चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विभेदन शक्ति होनी चाहिए, उसमें मानक होना चाहिए। ठीक है, ये 5 जो पॉइंट है ना, अच्छे से याद रख लेना। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति और मानक। बात करेंगे वैधता की, जैसे हम लोग वैलिडिटी भी कहते हैं। यदि कोई परीक्षण उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। वैधता से आशय कि परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता हो जिसके लिए उसका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि हमें किसी खास बच्चे को लेना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसी तरीके का एग्ज़ाम जो है सेट करना है, उसी तरीके का पेपर बनाना है जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चा उस चीज़ में अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ वैधता कहलाती है कि हम कोई परीक्षण से उसी गुण का मापन कर रहे हैं जिसका हमें मापन करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार का हम परीक्षण बना रहे हैं, तो ये वैधता कहलाती है। ठीक है, तो क्या है कि यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया, तो यह परीक्षण कैसा कहलाता है? वैध कहलाता है। दूसरा पॉइंट है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। यदि एक परीक्षण को एक ही समूह में दोबारा दिया जाए तथा उनके अंकों में कोई अंतर ना हो, तो वह परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। इससे तात्पर्य है कि बार बार प्रयोग करने पर भी परीक्षण सेम निष्कर्ष दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम हम ले रहे हैं, ठीक है, उससे बच्चों के 100 में 100 आ रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे से ले रहे हैं, दूसरे ग्रुप से, तो उसके बिल्कुल 0 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा परीक्षण हमें बनाना है, ऐसा एग्जाम सेट करना है कि अगर हम एक ही समूह में बार बार उससे पेपर को देते हैं तो सेम ही नंबर आते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ऐसा परीक्षण क्या कहलाएगा? विश्वसनीय कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या दिया गया इसमें कि किसी परीक्षण में किसी विद्यार्थी को गणित में 40 अंक प्राप्त होते हैं, कुछ दिनों बाद वही परीक्षण दोबारा लेने पर भी उसको लगभग इतने ही अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा कैसी है? विश्वसनीय है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि पहले उसके 100 आ रहे थे, अगली बार परीक्षा ली तो उसके 20 ही नंबर आ रहे हैं, तो ये विश्वसनीय नहीं कहलाएगा, रिलायबल नहीं कहलाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जांच कोई भी करे, विद्यार्थी को हर बार उतने ही प्राप्तांक मिले जितने उसे मिलते हैं। अंक देते समय व्यक्तिगत मत ना हो, यह हम कह सकते हैं कि हर स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो होता क्या कि हमें ऐसा एग्जाम सेट करना है जिसका एक निश्चित एक आंसर हो, ठीक है, फिक्स आंसर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा टीचर चेक कर रहा है तो वो उसका आंसर अलग जा रहा है, कोई तीसरा टीचर चेक कर रहा है तो उसका आंसर अलग जा रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा पेपर सेट करना है जिसका आंसर एक निश्चित हो। ठीक है, कि वही आंसर है, उसके आसपास ही आंसर है, तो सारे अगर कोई भी टीचर उसे चेक करता है तो उससे जो मार्क्स हैं वो बराबर ही मिले, सेम ही मिले। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस ना हो उसमें। तो ऐसा जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। फिर फोर्थ है विभेदन शक्ति। एक परीक्षण तभी विभेदनकारी माना जाएगा जब वह अधिक उपलब्धि तथा कम उपलब्धि वाले छात्रों में भेद करने की क्षमता रखता हो। उदाहरण जो है हमें बता सके कि एक विद्यार्थी 75 अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा 50, तथा वह गुण, कौशल, उपलब्धि तथा योग्यता के आधार पर उच्च, मध्य, कमजोर वर्ग की श्रेणियों में विभक्त कर दे। ठीक है, तो विभेदन शक्ति एक पेपर के अंदर होनी चाहिए। जब हम एग्जाम सेट करते हैं तो उसके अंदर विभेदन शक्ति होनी चाहिए, यानी कि उसमें बच्चा टॉप भी कर रहा हो कोई बच्चा और कोई बच्चा फेल भी हो रहा, ताकि हम बता सकें, उसे डिवाइड कर सकें कि एक बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, योग्य है, उच्च है, कोई मध्य में आएगा, कोई कमज़ोर होगा। तो पेपर ऐसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे के सारे टॉप कर जा रहे हैं या कि सारे के सारे फेल हो जा रहे हैं, तो ऐसा पेपर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए। फिर पाँचवा पॉइंट है मानक, नॉर्म्स या स्टैंडर्ड कहते हैं इसे हम लोग पैमाना, कसौटी या नापने का मापदंड या आधार भी कह सकते हैं। मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के किसी अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। मानकीकरण में कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें निर्देशों का सावधानीपूर्वक अंकित किया जाता है जिससे पक्षपात की संभावना ना रहे, यानी कि हम जो पेपर बनाए हैं तो उसका एक मानक निश्चित होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा हो कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए पेपर का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें पक्षपात हो जाए। ठीक है, तो पक्षपात की संभावना ना रहे। ठीक है, तो ऐसा मानक निश्चित कर देते हैं। ये 5 पॉइंट है, अच्छे से याद रख लेना। एक अच्छे परीक्षण के ये 5 पॉइंट हैं। ठीक है, फिर है कि उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसका उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए, यानी कि उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। मितव्ययता होनी चाहिए, ज़्यादा महंगा ना बने। ऐसा नहीं हमने ऐसा पेपर बना दिया जिसमें 50 पेज है, हम उसे फोटो स्टेट कराते जा रहे हैं, रुपये खर्च हो रहा है। अब इतने बच्चों का परीक्षण करना तो उसमें आधे से ज़्यादा रुपये चला गया। ठीक है, अब रुपये जाएगा तो सिर्फ रुपये तो नहीं जाएगा, समय भी जाएगा। ठीक है, तो मितव्ययता होनी चाहिए, उसमें इकोनॉमिकल होना चाहिए। फिर है व्यापकता। व्यापकता से आशय ऐसे प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वह एक इस क्षेत्र में समस्त पहलुओं का मापन कर सके, व्यवहार को विस्तृत रूप से प्रतिदर्श कर सके और लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, व्यापकता होनी चाहिए जब हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि उस जो हम मापना चाहते हैं किसी भी बच्चे के अंदर कि उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, तो वो गुण उसमें पता चल जाए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए पेपर। सुगमता होनी चाहिए। सुगमता अच्छे परीक्षण का एक गुण है। परीक्षण, प्रशासन, अंकन और व्याख्या तीनों दृष्टियों से सुगम होना चाहिए। ठीक है, उसमें व्याख्या भी सही तरीके से होनी चाहिए ताकि हम लोग अंक सही से दे सकें। ठीक है, प्रशासन की दृष्टि, हर दृष्टि से वो सुगम होना चाहिए। फिर सर्वमान्यता। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है इसकी सर्वमान्यता, कि परीक्षण ऐसा हो कि उसका प्रयोग उन समस्त व्यक्तियों और परिस्थितियों में किया जा सके जिस पर उनका मानकीकरण किया गया, मतलब जिन चीज़ों के लिए वो बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए वो सर्वमान्य हो। ठीक है, तो ये अच्छे क्या नाम है परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो आपने 5 पॉइंट पढ़े थे, उसमें कठोरता नहीं आता है। ठीक है, वैधता भी होनी चाहिए उत्तम परीक्षण में, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। ठीक है, कठोरता नहीं होनी चाहिए। तो ये 4th ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रश्न पत्र निर्माण। ठीक है, प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करा जाता है वो हम देख लेते हैं। प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रत्येक स्तर पर एक योजना बनाई जाती है, जैसे भारत सरकार द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी प्रकार छात्रों के मूल्यांकन के लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों का मापन हेतु प्रश्नों को समुचित स्थान प्रदान करने हेतु योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार प्रश्नों का चयन किया जाता है। अब होता क्या है कि हम कोई ना कोई प्लानिंग करते हैं ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमने एक एम बना रखा है, ठीक है, एक लक्ष्य बना रखा है, हमें उसे प्राप्त करना है, एक गोल है हमारा। ठीक है, हमें उसे प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए एक योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो वैसे क्या है कि अगर हमें बच्चों से कुछ चीज़ें जाननी है, ठीक है, उनकी जानकारी लेनी है, ठीक है, उनका मूल्यांकन करना है, तो हम ऐसी मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनके लिए हम एक योजना बनाते हैं, उसके अनुसार हम प्रश्न रखते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही सारे प्रश्न नहीं लिख लेते कि किताब खोली, हमने कोई भी प्रश्न ले लिया, बच्चों से उसके बारे में पूछ लिया। तो ऐसे नहीं, हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसके अनुसार पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो वही है प्रश्न पत्र निर्माण, कि प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति या संस्था क्या करता है,
प्रत्येक स्तर पर एक योजना बनाता है। उसी प्रकार छात्रों के मूल्यांकन के लिए भी हम क्या करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, प्रश्नों का चयन करते हैं। ठीक है, अब होता क्या, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया में 4 मुख्य सोपानों को बांटा गया। ठीक है, अब प्रश्न पत्र का जब हम निर्माण करते हैं तो उसके प्रमुख 4 सोपान है। कौन कौन से? पहला योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, दूसरा प्रश्नों की रचना करना, तीसरा ये प्रश्नों का चयन करना, और चौथा है परीक्षण का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद रखना। ठीक है, पूछ लिया जाएगा 1 नंबर में कि प्रश्न पत्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं कि प्रमुख 4 सोपान होते हैं इसके। पहले योजना बनाते हैं, हम चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि हमें किस चीज़ को जानना है बच्चों से, फिर उसके लिए हम प्रश्नों की रचना करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, फिर प्रश्नों का चयन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बना लिए, उसमें से चयन करा कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर परीक्षण का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न पत्र निर्माण। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? 1 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं। ब्लूप्रिंट में अंकों का विभाजन, प्रश्नों की रचना, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, प्रश्नों के प्रकार, पाठ्यक्रम सामग्री आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि ब्लूप्रिंट में क्या होता है, जैसे आपने मकान का ब्लूप्रिंट देखा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइनिंग वगैरह सब देखते हैं, कमरा कितने बाई कितने का होना चाहिए, ठीक है, बाथरूम कितने बाई कितने का होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हर चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो बेसिक है कि पेपर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें कितने अंकों का विभाजन करना है, इस प्रश्न में कितने मार्क्स का रखना चाहिए, ये वाला प्रश्न कितने मार्क्स का रखना चाहिए। ठीक है, प्रश्नों की रचना कैसे करनी है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, ठीक है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, प्रश्नों का प्रकार हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ब्लूप्रिंट में इन सभी चीज़ों का विवरण होता है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण में गाइड के रूप में कार्य करता है। यह अधिगम उद्देश्यों को मूल्यांकन से जोड़ता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट क्या करता है, प्रश्न पत्र निर्माण में एक गाइड के रूप से कार्य करता है कि ठीक है, एक गाइड करता है हम लोगों को ब्लूप्रिंट कि कैसे हमें प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। ठीक है, अब प्रश्न पत्र का जब हम निर्माण करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि परीक्षा से बालक की किस योग्यता का मापन किया जा रहा है यह स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, हम बालक की कौन सी योग्यता का मापन कर रहे हैं परीक्षा के माध्यम से, वही चीज़ हमें पता होनी चाहिए, उसी अनुसार हम क्या करेंगे, पेपर बनाएंगे। दूसरा कि प्रश्न पत्र सरल एवं आसान भाषा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी लैंग्वेज इतनी टफ हो कि किसी बच्चे को समझ ही नहीं है कि पूछना क्या चाह रहा है टीचर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा कि प्रश्न पत्र विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जो सिलेबस है बच्चों का उसी पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आप क्वेश्चन पूछते जाओ उनसे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिशा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, जो भी प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो उसमें ऊपर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो काफ़ी स्पष्ट होने चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ सके। फिर कि प्रश्न पत्र की समयावधि निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 घंटे तक पेपर चल रहा है, कोई 4 घंटे में पेपर कर रहा है, तो एक निश्चित समय देना चाहिए सभी को। फिर कि प्रश्न पत्र का निर्माण छात्रों की समझ बूझ पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न पत्र का जो निर्माण कर रहे हैं वो बच्चों की समझ बूझ पर निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, प्रश्न पत्र को निर्माण करते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं निदानात्मक शिक्षण की। निदानात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। विद्यार्थियों की किन कठिनाइयों तथा कमजोरियों के पीछे कारण क्या है इसकी भी जांच की जाती है। इन समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक उपचार भी किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है कि हम बच्चों की कमजोरियों का पता लगाते हैं, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, कैसे नहीं पढ़ पा रहे, वो कैसे उनके मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, उन्हें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, उन्हें क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही, तो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं बच्चों की उसका पता लगाते हैं किसमें, हम निदानात्मक शिक्षण में। दूसरा होता है उपचारात्मक शिक्षण। इसमें हम क्या करेंगे, जो निदानात्मक शिक्षण में हमने जो कमजोरियों का पता लगाया, कठिनाइयों का पता लगाया, उसे दूर करने की कोशिश इसमें करते हैं हम लोग, तो उपचारात्मक शिक्षण में ही कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें योकम एवं सिम्पसन ने क्या कहा है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ना अच्छे से ध्यान रखना कि अगर उपचारात्मक शिक्षण से आती है तो किसने दी होगी, योकम एवं सिम्पसन ने दी होगी। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसने कहा था, ये 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना कि ये रॉस का कथन है। ठीक है, रॉस ने कहा था कि बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है। फिर नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध, जिसे हम लोग एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। ये क्या होता है ये जान लेते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, तो एक रिसर्च है एक तरीके से। ठीक है, क्या रिसर्च है, इसमें हम क्या करते हैं कि विद्यालय में जो भी काम हो रहे हैं उसमें सुधार लाने के लिए, या जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए, या जो औद्योगिक समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, ठीक है, तो इनका हम प्रयास करते हैं रिसर्च के द्वारा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, एक तरीके की रिसर्च है जो हमारे विद्यालय के कार्यों को आसान बनाती है। गुड ने क्या कहा इसके बारे में
कि शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तो गुड का यही कहना था कि जो टीचर्स होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने निर्णयों को जो वो डिसीजन लेते हैं, जो वो काम करते हैं, उसमें गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो भी वो रिसर्च करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, स्टीफन एम कोरे ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन, कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। मतलब यानी कि जो भी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, अपने कार्यों में सुधार करने के लिए क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ठीक है, ये स्टीफन एम कोरे ने कहा था। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना दोनों ही। अब क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों होती है, महत्व क्या है इसका? तो पहला तो यही है कि स्थानीय एवं तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान कर शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए, तो वो चीज़ अच्छी होगी ना। फिर कोई ना कोई हम तरीका निकाल लेते हैं कि अपनी समस्याओं को सरल एवं समाधान उसका खोज लेते हैं। ठीक है, कम समय में खोज लेते हैं तो टाइम हमारा बचता है। तीसरा कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक जो शिक्षक होता है, अधिकारी होता है, अपनी समस्याओं को सरल एवं सही समाधान खोज सके, इसलिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, फिर है कि शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके, शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं को हल हो जा सके। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, आज के टाइम पे पीएचडी लोग क्यों कर रहे हैं, रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ताकि नए नए तरीके ढूंढे जा सकें, चीज़ों को आसान बनाया जा सके। ठीक है, इसमें टाइम की भी बचत हो, रुपए की भी बचत हो, तो कई सारी चीज़ें हैं, ये सारे आप बना बना के लिख सकते हैं। अब देखिए क्रियात्मक शोध के चरण, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे इस बार अच्छे से देखना। ठीक है, कि क्रियात्मक शोध के चरण या सोपान क्या है। तो पहला सोपान होता है समस्या चयन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान हुआ है समस्या होती है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाता है। हम रिसर्च कर रहे हैं तो कोई ना कोई समस्या होगी तभी रिसर्च करेंगे, क्योंकि समस्या के अभाव में अनुसंधान की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, अगर हमारे लिए समस्या ही नहीं है आपके पास तो रिसर्च क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो रिसर्च करने से पहले समस्या का होना और समझा जाना बहुत जरूरी है। तो पहला सोपान यही होगा, समस्या चयन। दूसरे में हम क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, सभी को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि समस्या क्या है। अब जो समस्या हमारे पास है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसको स्पष्ट करना जरूरी है कि उस समस्या से क्या तात्पर्य है। उदाहरण के लिए बर्तनी की समस्या, जिसमें अधिकतर छात्र छात्राएं अशुद्धियां करते हैं, वे आकाश को आकाश, फूल को फूल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्या हैं। ठीक है, अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता ही समस्या क्या है, कि बर्तनी संबंधी समस्या है, बच्चों को ये चीज़ें नहीं आ रही, वो सही से नहीं बोल पाते हैं, तो हम उसके लिए रिसर्च करेंगे कि कैसे बच्चों को बर्तनी, जो शुद्ध बर्तनी है, वो सिखाई जा सके। तो पहले में समस्या ढूंढनी थी, दूसरे में समस्या को परिभाषित करना था, तीसरे में क्या था, समस्या सीमांकन। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र को बताइए जहां आप कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए बर्तनी संबंधी अशुद्धियां सभी कक्षा के छात्र कर सकते हैं, लेकिन आप सभी कक्षा के छात्रों को नहीं ले सकते, आपको सीमित कक्षाएं ही लेनी पड़ेंगी। इस सोपान के अंतर्गत उस पाठशाला एवं कक्षा का उल्लेख करना होगा जिसमें आप अनुसंधान करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, उस क्लास को चूज करना है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो समस्या सीमांकन हो जाएगा, जिसमें लिमिट लगा दी जाती है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना और कारणों का विश्लेषण करना। अब यही है कि जो समस्या कहाँ पे हो रही, कैसे हो रही, तो उसका पहले पता लगाएंगे, उसके बाद उन कारणों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स में यही है। फिर पांचवा पॉइंट है कि क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। इस सोपान के अंतर्गत उन क्रियाओं पर विचार किया जाएगा जिनके द्वारा समस्या को मिटाया या दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम उन क्रियाओं पर, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिसके द्वारा हम समस्या को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्तनी संबंधी अशुद्धि के लिए बच्चों को व्यक्तिगत रूप से बताएंगे। ठीक है, एक ही करके बच्चे को समझाएंगे सिंगल रूप से। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रुप में बैठा लिया तब समझा रहे हैं, तो एक ही करके भी चीज़ों को समझा सकते हैं कि बच्चे ये तुम गलत बोलते हो, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। ठीक है, फिर है कि सामूहिक कार्यक्रम चलाएंगे, संबंधित नियमों से अवगत कराएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे ताकि हम क्या करें, उस समस्या को दूर कर सकें। फिर छठा जो सोपान है वो है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। उन बातों पर विचार करेंगे जिसके द्वारा आप अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सकें। उदाहरण के लिए बर्तनी सुधार के लिए किए गए प्रयत्न, प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात उसके परिणामों का परीक्षण किया जा सके और उन शब्दों की सूची तैयार की जा सके जिन्हें लिखने में बालक प्रायः भूल करते हैं। तो इस अभिकल्प निर्माण में हम क्या करते हैं, उन बातों पर विचार करते हैं जिसके बाद द्वारा हम क्या करें, बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। ठीक है, बर्तनी संबंधी अगर वो गलती कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक पेज पे वो सारी बर्तनी लिखेंगे जो बच्चे गलत बोलते हैं। ठीक है, कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, और उनका परीक्षण करेंगे, एक टेस्ट वगैरह लेंगे बच्चों का, ताकि पता चल जाए कि वो अब भी कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। फिर लास्ट है आपका विश्लेषण, जिसे हम जो सेवेंथ सोपान है वो है विश्लेषण। इसमें समस्या समाधान हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयासों या प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आपको जो भी आंकड़े मिले
और जो भी समस्याएं थी आपने जो उनका समाधान किया, उसके बाद जो आपको आंकड़े मिल रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, इसमें विश्लेषण करते हैं। इसमें सांख्यिकी गणना के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के सुधार में क्या और कितना परिवर्तन आया है। तो इसमें हम क्या करें, चीज़ों को लिखते हैं कि कितना परिवर्तन आया है बच्चों में। पहले वो कितनी गलतियां करते थे, अब वो कितनी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने चीज़ों को सिखाया है उसके बाद उनकी कितनी गलतियां हो रही हैं, तो उसका विश्लेषण हम इसमें करते हैं। फिर लास्ट है निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा वर्तनी सुधार की प्रक्रियाओं में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपने लास्ट में जो निष्कर्ष निकाला कि बच्चों में कितना गलतियां करते थे, कितना सीखा, कैसे कैसे सीखा, क्या क्या चीज़ें की, तो उस सभी का निष्कर्ष हम इसमें निकालते हैं। ठीक है, और बताइए कि विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन है, और इसमें लिखना है कि चेंजमेंट कितना भी आया है बच्चों में, तो वो सारा चेंजमेंट आपको निष्कर्ष में बताना होता है। ठीक है, तो इस इन पॉइंट्स को याद रखना। जो सोपान है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको आप बनाकर नहीं लिख सकते, तो इनके जो हेडिंग्स है ना उन्हें अच्छे से याद कर लेना। अंदर अंदर तो आप बना के लिख लेंगे। फिर है कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, किसको है क्रियात्मक शोध करने का, एक्शन रिसर्च करने का अधिकार किसको है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABSA सभी को, मतलब जितने भी लोग हैं सभी को क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध की प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे, जो है वो क्रियात्मक शोध यानी कि एक्शन रिसर्च के प्रवर्तक हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 2018 में पूछा गया, तो इसे अच्छे से याद रखना। फिर तीसरा कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, याद रखना कि कार्य क्षेत्र की जो भी समस्या हो रही है उनके हम कारणों को अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके समाधान हेतु कोई भी शोध कर रहे हैं, शोध से मतलब है कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्रियात्मक शोध कहलाएगा। समस्या है हमारी तथा हल भी हमारा। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो क्रियात्मक शोध से संबंधित है, क्योंकि समस्या जब हमारी होगी तो हम उसके हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या शोध क्या कहलाएगा, क्रियात्मक शोध कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना क्या होती है, जिसमें हम कल्पना कर रहे हैं, पहले से किसी चीज़ की हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो समाधान का पूर्व अनुमान, ठीक है, कोई भी समाधान है उसका पूर्व अनुमान लगाना क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हमारा लास्ट टॉपिक है शैक्षिक नवाचार। नवाचार की बात करें तो इसे इनोवेशन कहते हैं। कोई नई नई चीज़ें लाना, किसी भी क्षेत्र में नई नई चीज़ों को बनाना, नई नई चेंजमेंट लाना, ये नवाचार कहलाता है। ठीक है, तो नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना नव प्लस आचार। नव का मतलब होता है नया, आचार का मतलब होता है आचरण या परिवर्तन, किसी चीज़ में परिवर्तन लाना। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों तथा पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करें, यानी कि पहले से जो विधियाँ चलती आ रही हैं उसमें चेंजमेंट करना। शिक्षण विधियाँ जो है उसमें आपने चेंजमेंट कर दिया, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, उसमें नई नई चीज़ें लेकर आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये नवाचार कहलाती हैं। ठीक है, अब EM रोजर्स ने क्या कहा कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से एक थॉट है जिसमें क्या करते हैं हम लोग नवीन विचारों को लाते हैं। फिर HG बार्नेट ने क्या कहा कि नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है तथा वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। तो नवाचार क्या है, एक थॉट है। HG बार्नेट ने कहा कि एक थॉट है, एक पदार्थ है जो नया है बिल्कुल, और जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है उसमें गुणात्मक दृष्टि से थोड़ा सा अलग है, यानी कि थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, नवाचार की विशेषताओं की बात करें, इसका संबंध नवीन तकनीकी व नवीन ज्ञान से होता है। इसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। तो नई तकनीकी जो होती है या नवीन नया नया ज्ञान जो टीचर लेके आते हैं ताकि बच्चों को चीज़ें सरल करी जा सके, ठीक है, बच्चों को अच्छे ढंग से समझाया जा सके, तो ये इसका यूज़ कौन करता है, टीचर करते हैं। किसमें, शिक्षण प्रक्रिया में। देखिए यहाँ पर जितने भी टर्म आ रहे हैं उसको हम किसके ढंग से सोच रहे हैं, वो शिक्षक के ढंग से सोच रहे हैं। ये शिक्षक कैसे अपने बच्चों की हेल्प कर सकता है। दूसरे की शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता एवं प्रयोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। तो जो शैक्षिक नवाचार होते हैं, जो टीचिंग के क्षेत्र में जो भी इनोवेशन होते हैं उसमें क्रियाशीलता होती है। ठीक है, तीसरा कि इसके द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो जो अभी कंडीशन चल रही है, जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें हम सुधार कर सकते हैं। किससे, शैक्षिक इनोवेशन से, यानी कि शैक्षिक नवाचार से। इसका संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाने से। तो इसका नवाचार हम क्यों करते हैं, ऊपर से शैक्षिक नवाचार क्यों करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीज़ें लाना ताकि जो पढ़ा रहा है टीचर वो थोड़ा रुचिपूर्ण हो सके, अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सके, इसीलिए करते हैं ना नवाचार। और इस नवाचार से होता है कि सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। नवाचार का महत्व क्या है, इसके द्वारा छात्र छात्राओं के बीच दूरी कम की जा सकती है। ठीक है, जैसे टीचर से डरते हैं बच्चे, लेकिन अगर वो नवाचार कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो दूरियां होती हैं दोनों के बीच में वो कम हो जाती हैं। फिर दूसरा कि पूर्व स्थापित विधियों, कार्यक्रमों एवं परंपराओं में नवीनता लाने के लिए नवाचार जरूरी है। ठीक है, पहले से जो विधियाँ चली आ रही हैं कि व्याख्यान विधि से ही टीचर समझा रहे हैं, कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ना प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ना किसी का यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें क्या है कि इनोवेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। फिर तीसरा है कि विद्यालयों में लर्निंग कॉर्नर्स,
समाचार दीवार, पुस्तकालय, अखबार, प्रकाशन आदि के लिए नवाचार आवश्यक है। ठीक है, अब पहले तो सीधा जाओ क्लास में पढ़ाई शुरू हो जाती थी, लेकिन अब स्कूलों में क्या आ रहा है कि नई नई चीज़ें आ रही है। जैसे सीबीएसई बोर्ड के अपने स्कूल्स देखे होंगे या जो बड़े बड़े स्कूल देखे होंगे आईसीएसई बोर्ड के या और किसी के, तो उसमें आप देखते हैं नई नई चीज़ें डेली होती हैं। ठीक है, तो उसमें लर्निंग कॉर्नर बनाएंगे जहाँ पर जाके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। समाचार के लिए एक दीवार बनाएगी जहाँ पर आप समाचार पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय होता है, बाल अखबार होता है, प्रकाशन, तो कई सारे नवाचार किए जाते हैं। फिर है कि देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। खुद को एडजस्ट करने के लिए भी नवाचार जरूरी है। ठीक है, अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद कोई नई चीज़ आ जाएगी, तो आपको भी तो खुद को एडजस्ट करना है, तो आपको भी नवाचार के हिसाब से चलना पड़ता है, ढलना पड़ता है। फिर है कि प्रार्थना स्थल पर छात्रों द्वारा सदविचार, प्रेरक प्रसंग, प्रमुख मुख्य समाचार वाचन भी नवाचार का ही एक हिस्सा है। आपने देखा जो असेंबली होती है, असेंबली में जो बच्चे होते हैं वो थॉट बोलते हैं, ठीक है, प्लेस बोलते हैं और उसके बाद न्यूज़ बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, नवाचार का ही एक हिस्सा है। नवाचार के क्षेत्रों की हम बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत व्यापक क्षेत्र है। गणित, भाषा, पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि विषयों की शिक्षा विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के द्वारा देना शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गतिविधियों के माध्यम से आप इन चीज़ों की शिक्षा देते हैं तो वो भी क्या है, शैक्षिक नवाचार ही है। बालक को भविष्य में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक नवाचार के क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब इनके क्षेत्र देख लेते हैं, जो उनके बच्चों को समस्या होती है उसके आधार पर इनका क्षेत्र बनाया गया है। तो क्षेत्र में पहला आ जाएगा शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान एवं उपयोग कर मूल्यांकन करना। ठीक है, दूसरा कि प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियाँ होती है उसमें आप नवाचार कर सकते हैं। तीसरा कि पाठ सहगामी जो गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, जो पढ़ाई के साथ साथ गतिविधियाँ चलती हैं स्कूल में, उसमें आप नवाचार कर सकते हैं। फिर कि सामुदायिक सहभागिता, बच्चों को एक साथ लाकर सामुदायिक सहभागिता, उसके द्वारा नवाचार ला सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन और लैब वगैरह का जो एरिया होता है उसमें आप नवाचार कर सकते हैं। तो ये सारे क्षेत्र हो जाएंगे शैक्षिक नवाचार के। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन का जो पूरा सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से वीडियो को देख लें, अच्छे से चीज़ों को पढ़ लें, तो इतने में क्या है कि आप इतना तो लिख सकते हैं। अगर नहीं भी आपको लिखने को आएगा तो ये है कि आपने अगर एक बार वीडियो देख रखी है तो आप बना कर भी चीज़ों को लिख सकते हैं। हो सकता है आप सेम डेफिनेशन ना लिख पाएँ, लेकिन उसके बारे में इतना तो जान जाएंगे कि आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके आराम से 35+ आ जाएंगे और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, डेफिनेशन वगैरह वाले, क्योंकि वही टफ पढ़ते हैं। अगर आप डेफिनेशन वाले देख लेंगे तो वो आप कर लेंगे, और जो सरल आते हैं वो तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन वाले में फंस जाते हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।